bamboo sector in Advantage Vidarbha, which is an exhibition come conference on development of bamboo sector in Vidarbha. Bamboo is strong, flexible and eco-friendly. So let's have our ideas too. This is a conference and exhibition where you will see and hear about basics of plantation to its industry application from all stalwarts from bamboo sector. So our first speaker for this program is Mr. Ganesh Verma sir, who is the CEO of Bhavesh Vrishti. He's having the humble background of a spiritual background with innovative business mindset. He has innovated, developed and patented unique world's bamboo first crash barrier for National Highway Authority of India. Further developed bamboo structural poles and cattle fencing, which are adopted into schedule of raids in PWD, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, and very soon to be in schedule of raids of Maharashtra. Please join me to welcome Ganesh Verma sir and to share his experience with us. Thank you. हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको जो भी यथा योग्य अभिवादन करना चाहता हूँ। खास रूप में परमादरणीय नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन बहुत सारे सेक्टर्स को लेके एक खास एरिया को डेवलप करने के हिसाब से उसमें जो विशेष कृपा दृष्टि उनकी बैम्बू सेक्टर के प्रति रहती है, तो उन्होंने जो अवसर दिया उनके प्रति उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इसी क्रम में बैम्बू सेक्टर को लेके जिनके हृदय में एक अलौकिक प्रेम कहा है, परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य श्री सुनील जोशी जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही आयोजक मंडल में इस प्रोग्राम के को कन्वीनर श्री राहुल देशमुख सर और आदरणीय पहली बार मैं इनसे भेंट हुई आदरणीय नीलम मंजुनाथ मैम, प्रणाम करता हूँ आपको। बाकी सभी पधारे हुए और जितने भी मेरे बाद के सब स्पीकर्स हैं तो सभी को मैं नमन करता हूँ। जितना समय मिला है और जो टॉपिक एक्चुअली मुझे मिला है, फिलॉसफी ऑफ लिविंग विद बैम्बू। एक्चुअली फिलॉसफी जो वर्ड है काफ़ी बड़ा है, बहुत वास्ट है और मैं एक बहुत ही साधारण आदमी हूँ। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही छोटा रहा है। फिलॉसफी जैसी चीज़ को मैं एड्रेस कर पाऊँ, मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, पर मैं कुछ साधारण बातें जो सोचता हूँ और जिसके आधार पे कुछ थोड़ा बहुत कर पाया, वो बातें मन की बात थोड़ा सा रखने की कोशिश करूँगा। तो इस क्रम में पहले एक तो मेरा जुड़ाव बैम्बू से कैसे हुआ, क्योंकि हम सब बैम्बू के साथ ही हैं और सभी का कोई ना कोई एक पॉइंट रहता है। साउंड ठीक है ना, तो ज़्यादा बोलने वाला आप बता दीजिए। तो किसी न किसी का कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट होता है। कल कई लोगों से बात होती रही कि आप बैम्बू में कैसे आकर फंस गए। फंसने वाला मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरह से जूझ रहे हैं। बैम्बू में कोई बहुत बड़ा चीज़, बहुत विशाल कोई एंगल दिखता है और उसको पूरा करने के लिए हम सब ताकत लगाते रहते हैं। बीच का जो गैप आता है उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। जैसे मैं अपना ही शेयर करते रहता हूँ, कल भी शेयर किया कि मतलब इस काम में जब से हम लगे हैं तब से महीने में कम से कम 2 या 3 बार बहुत भारी नेगेटिविटी आती है, कहाँ का इसमें फंस गया है। लेकिन महीने में 2-3 बार, बाकी का पूरा महीना आप मान के चलिए कि 28-29 दिन पूरा ऊर्जा से भरे रहते हैं। बहुत बड़ी आशा की किरण या बड़ा आकाश बैम्बू में नजर आता है। वो जो ताकत है हमेशा चलते रहता है। 1-2 बार भले नेगेटिविटी आ गई, बात अलग है, तो उस टाइम लगता है कि मैं फंस गया और भी लोग फंसे हैं। एक बहन बीच में आई और उनको बैम्बू में काम करना था,
हमने रिसीव किया, रिसीव करके बोले बैम्बू में फंसने का आता आला उसी लगा तो है। इस बीच में सब लगे रहे, मेरे भी कोई एंट्री पॉइंट रहा है उसके पीछे। अच्छा, हम जब भी किसी नए चीज़ से जुड़ते हैं, नया करते हैं, तो अपना एक बैकग्राउंड रहता ही है, उसके साथ ही हम लोग उसके साथ कुछ कनेक्शन बैठाते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है एक्चुअली दो बातें अगर मैं देखूँ कि एक तो अपनी आजीविका कमाने के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, दूसरा मैं अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए कुछ सोचता हूँ। तो पहला मेरी जो आजीविका का जो पुराना जो मेरा काम है वो मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मेरा बिजनेस है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब प्लॉट डेवलप करके एक जो कॉलोनाइजर रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर हो रहे तो हालांकि वो अभी एक दो प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, बाकी से जब से जुड़ा हो तब से बहुत ही स्लो हो गया है। और शायद दूसरे सर के साथ हमारा जो कनेक्शन है, इनका भी बैकग्राउंड वाला स्टोरी वही है कि ये भी बैंकों में जब आए अरे वो अभी तो छोटा कैमरा रहे हैं तो थोड़ा एक बैकग्राउंड भी हमारा मैच करता है, तो अच्छे से मैच करते हैं मिलने के लिए, तो शायद वो भी हो सकता है। तो एक तो वो मेरा आजीविका वाला फील्ड, दूसरा मैं एक फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरुजी पूज्य बाबा नागराज जी जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन दिया है, मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता है, तो उनकी जो पूरी फिलॉसफी जो है, जो बेस जो लाइन है ना, कि हम अपनी आजीविका या अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए कि मानव का शोषण ना हो, प्रकृति का शोषण ना हो, बल्कि इसका उल्टा हम जो काम कर रहे हैं उसमें मानव का के साथ गुणवत्ता हो, प्रकृति में किसी प्रकार का शोषण कार्य के बिना उसको पोषण करते हुए हम अपने उत्पादन कार्य को करें और उससे अपनी आजीविका स्थापित करें। दूसरा एक जो खास जो चीज़ उसमें है वो है अमीरी गरीबी में संतुलन। इन दोनों चीज़ों को मैं पूरा करने जाता हूँ और किसी चीज़ के साथ मैं काम करने जाता हूँ। दूसरा मैं ना जो कंस्ट्रक्शन लाइन रियल एस्टेट वाला लाइन है उसमें जब भी मैं काम करता था, इवन हमने एक कॉलेज हमारा एक पहले बार जो हम बनाने जा रहे थे 2010 में, तो मैं चाहता था कि मेरी पूरी बिल्डिंग जो है इको फ्रेंडली बिल्डिंग हो, अल्टरनेटिव मेथड के साथ काम करने की काफ़ी इच्छा रही है। उसके पीछे भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड हैं। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी पीड़ाएँ हैं, है ना, मेरी भी बहुत सारी पीड़ा है और मीरा को ही बहुत ज़्यादा होता है तो आदमी एक्टिविस्ट भी बन जाता है। हालांकि मैं अभी तक एक्टिविस्ट नहीं बन पाया हूँ, बनने की ऐसी इच्छा भी नहीं है। मेरा डिस्क्लेमर आप मान लीजिए मंच के माध्यम से, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अभी ज़िंदगी में नेतागिरी में भी नहीं जाना चाहता हूँ और मैं बैंकों के साथ जो भी काम कर रहा हूँ, जितना भी आपने सुना है, मतलब एक डिस्कवर वाला लाइन ही चला रहा हूँ। मैं कभी बड़ा बिजनेस टाइकून भी बनना नहीं चाहता हूँ, ना नेता बनना चाहता हूँ, ना एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ, ना ही कोई बड़ा बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूँ। सामान्य काम करते हुए मैं मदर अर्थ की सेवा करना चाहता हूँ। तो कुछ पीड़ाओं को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन मेरी जो एंट्री कैसे हुई वो बात करने की हुई है। ये दोनों बैकग्राउंड के साथ में कोई अल्टरनेटिव मटेरियल हम ढूंढ रहे थे, है ना, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मुझे जो सबसे ज़्यादा बैम्बू का जो छुआ है ना, बैम्बू बहुत ही विशाल है, बहुत सारी खूबियों से भरा पड़ा है, और मेरे को जो एक पॉइंट ने छुआ कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दिस इज 3 टाइम ग्रेटर देन स्टील। वो जो लाइन है वो मुझे छुआ और मुझे लगा कि ये स्टील को रिप्लेस करने वाला बहुत तगड़ा अल्टरनेटिव मटेरियल ग्रीन मटेरियल है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ से बैम्बू पे काम करने का मेरा मन हुआ। दूसरा वो जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से जितना हम काम देखते हैं तो बैम्बू ही ऐसा लगा कि इस मटेरियल के साथ मैं पूरी ज़िंदगी लगा सकता हूँ, और वहाँ से हमने एंट्री की, घुसते गए, काम करते गए। इसी क्रम में आदरणीय गडकरी जी का कोई न्यूज़ हमने सुन रखा था कि उसमें उन्होंने बोला था कि बैम्बू का क्रैश बैरियर बनना चाहिए, और उन्होंने BNIT नागपुर, IIT कानपुर ऐसे कहीं रोके भी रखा था कि आप उसको बनाइए। जब हम स्टील को रिप्लेस करने के मामले में जब गए तो थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में 1 मिनट बता देता हूँ कि हम लोग प्राइमरी प्रोसेस बैम्बू का सभी जानते हैं, प्राइमरी प्रोसेस कर लिया, उसके बाद सीजनिंग कर ली, सीजनिंग करके ट्रीटमेंट कर लिया। ट्रीटमेंट में अभी हमने क्रियोसोट ऑयल यूज़ किया है, उसके बहुत सारे और ट्रीटमेंट के वो है, पर और वेदर प्रूफ बनाना है तो क्रियोसोट ऑयल को हमने चूज़ किया था क्योंकि उसमें विटामिन है। तो विटामिन बेस्ड कोई भी ऐसा मटेरियल है जो अगर इम्प्रेग्नेंट हो जाए तो वो और वेदर प्रूफ हो सकता है, ये सोचकर उस पर ध्यान और बैटरी कैसे
जल्दी करते हैं। और उसके बाद जो एक नया जो काम है, वहाँ तक तो सभी लोग करते ही आए हैं, है ना, सभी से हमने सीखा है। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मेरे से कई गुना बड़े बड़े काम किए हुए लोग हैं, उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से थोड़ा बहुत हम भी कर पाए। तो एक नया चीज़ जो जोड़ा वो है कि इसको एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन की कोटिंग हमने कर दी, ताकि एक्सपोज कंडीशन में ये ऑल वेदर प्रूफ हो जाए। और जब आदरणीय गडकरी जी का वो हमने न्यूज़ में देखा कि इसका क्रैश बैरियर बन सकता है, हमको लगा कि ये जो मटेरियल है इससे निश्चित रूप से क्रैश बैरियर बन सकता है। हम बना के देखते हैं, एक मॉडल हमने बनाया था। उसके बाद बिना कभी कुछ बोले, मतलब स्वयं जो देते हैं ना, स्वयं देते हैं, मतलब जो हमेशा प्रसन्न रहे, हृदय में प्यार भरा है और बंबू सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब हमेशा वो किसी भी कंडीशन में हर समय खड़े रहते हैं आदरणीय गडकरी जी हमारे। और उनके साथ साथ आदरणीय जोशी जी, जो कोई भी आदमी पवित्रता से अगर बंबू सेक्टर पर काम कर रहा है तो ये भी हर समय खड़े हैं उनके लिए। मुझे दोनों एक ही बराबर लगते हैं। तो बिना कुछ बोले इन्होंने हमेशा सहयोग दिया, बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी मतलब डिमांड के। आदरणीय गडकरी जी हमेशा इसको अप्रिशिएट किए, मतलब पीठ पीछे करते रहे, हमने कभी बोला नहीं जैसे, क्योंकि उनको इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए वो जो कर सकते हैं हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा सोच के करते रहते हैं। तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर इसको यहाँ टेस्ट करा लो, यहाँ से अगर अप्रूवल आ जाता है तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम भी मतलब उनसे बिना किसी डिस्कशन के सारे टेस्टिंग कराए, सारे टेस्टिंग में एसटी से बेटर परफॉर्म किया। अभी वो बहुत टाइट है, उस पर डिटेल हम नहीं जाएंगे। तो एक क्रैश बैरियर हमने बनाया जिसका मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, है ना, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, जिसको पूरी आधी दुनिया फॉलो करती है, उस स्टैंडर्ड में कई सारे पैरामीटर में स्टील से बेटर परफॉर्म किया। और इंडियन रोड कांग्रेस, NHAI, ये सभी का एक्रेडिटेशन, अप्रूवल, सारे परमिशन, सर्टिफिकेशन, मतलब काफ़ी ढेरों इसमें हमारे पास ऐसे प्रमाण पत्र हमको मिल चुके हैं। तो ये मेरा अपना है, ऐसा मेरे को कभी भी नहीं लगता है। ये आप सब लोग जो बहुत भाव रखते हैं, पवित्र भाव रखते हैं बाबू के लिए, आप सब का प्रेरणा, आशीर्वाद से हमारे द्वारा कुछ हो गया। और ये आप सबके लिए भी, मेरे लिए तो है ही है गौरव का, आप सबके लिए भी गौरव और प्यार का विषय ही है। तो इसके साथ हमारा और बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, बहुत सारे इनोवेशन करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बेसिक जो मैं कुछ जो समय का ध्यान रखते हुए थोड़ी मोड़ी कुछ बात मैं रख के, और मतलब पहले तो बहुत ही धन्यवाद कि आपने अवसर दिया, है ना। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फिलोसफी वर्ड के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, है ना। एक दो बातें इन 4-5 सालों की यात्रा में, क्योंकि बिल्कुल 5 साल का एक छोटा बच्चा हूँ इस फील्ड में, है ना। काफ़ी सीखना है, सीखने की कोशिश रात दिन चल रही है, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। मेरे मन में एक बहुत खास चीज़ आता है कि जितने लोग, मुट्ठी भर लोग हैं वैसे हम लोग, है ना, हमेशा ऐसे आता है कि हम लोग मिलकर कैसे काम करें, दिल से वो आवाज़ आती रहती है। और मैं बहुत सारा ऐसा फार्मूला भी ढूंढते रहता हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने जगह, है ना। एक वो लाइन आपने सुनी होगी कि हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। सब एकदम स्केटर्ड वे पे अलग अलग जगह हम लोग काम कर रहे हैं। काम करते करते लगता है कि ये इतना विशाल फील्ड है, इतना ज़्यादा स्कोप है और काम इतना ज़्यादा इसमें है कि अकेले के बस का नहीं है। हमेशा अंदर से आवाज़ आती है। मैं कल दिन भर से कईयों से चर्चा किया, सभी को लगता है कि अकेले का बस का नहीं है, मिल के कुछ करें, पर मिल के क्या करें, कैसे कनेक्ट हो। ये फार्मूला ईमानदारी से मैं यहाँ से स्वीकारता हूँ कि मेरे पास भी नहीं है कि हम लोग कैसे मिल के काम करें, पर मिल के करने की इच्छा है। अगर हम लोग मिल के एक्सप्लोर करते हैं और कुछ ऐसा कोलैबोरेशन हो, किसी भी तरह का कोई मतलब एक दूसरे के हम लोग पूरक हो जाए किसी भी तरह से, और हम लोग आगे बढ़ें, ये मेरी बहुत इच्छा है। मैं एक और चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन में बहुत तगड़े से आया है कि दुनिया के किसी भी सेक्टर में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन पता नहीं, मुझे अंदर से आवाज़ आती है बैम्बू सेक्टर में कंपटीशन का कोई जगह ही नहीं है। बैम्बू अपने आप में एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी वस्तु है कि स्कोप इसमें एंडलेस है, एंडलेस स्कोप है। और जहाँ एंडलेस स्कोप है उसमें काम करने का भी बहुत स्कोप है। आप जितना कर सकते हैं, जितनी मर्जी, जितनी ताकत है आप लगा लीजिए, कंपटीशन नहीं है इसमें। मैं इस लाइन को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, कल सिद्धार्थ भैया से बातचीत चल रही थी, ये असम
मतलब मुंबई से शिफ्ट हुए हैं, है ना। काफ़ी लोग उनको नहीं भी जानते होंगे, तो एक बार परिचय, मतलब बैम्बूस्तान करके इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया है, मचाओ बैम्बू करके इनका स्टार्टअप है, और दोनों हस्बैंड वाइफ मुंबई से IIT ग्रेजुएट है। पहले एक बहुत बड़ी कंपनी रन करके उसको सेल ऑफ करके बैम्बू के प्रति प्यार के चलते ये दोनों असम में जाके, गुवाहाटी में जाके शिफ्ट हो गए हैं। कल इनसे मैं पूछ रहा था, आप जब वहाँ गए और जो काम में हाथ डाला आपने, सप्लाई चेन में हाथ डाला, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अपने आप को पूरा झोंक दिए है ना। तो मैंने इनको पूछा कि आप जिन जिन काम में हाथ डाले, क्या किसी के मार्केट को आपने डिस्टर्ब किया क्या? आपके ऑब्जर्वेशन में क्या है? आपने किसी के काम में हाथ डाला तो उसका काम बढ़ा कि घटा? तो इन्होंने बहुत ईमानदारी से बताया कि अभी मेरे ऑब्जर्वेशन में नहीं है, पर काम उसका घटा तो नहीं है, जबकि मेरा एग्जाम्पशन ये है कि उसका काम और बढ़ा होगा और बढ़ेगा ही। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर मेरा निवेदन इतना ही है कि इसमें कंपटीशन की कोई जगह नहीं है। हम लोग बहुत मज़े से, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटा सा मेरा निवेदन है, और इस मंच के माध्यम से हम लोग संख्या में काफ़ी कम दिख रहे हैं, पर एक निवेदन, मतलब इन जनरल भी मैं एक मैसेज देना भी चाहता हूँ कि जैसे मैं स्वयं स्टील को रिप्लेस करने के हिसाब से एक अल्टरनेटिव मटेरियल के रूप में इसमें काम करने का मन बनाया हूँ, उसमें कुछ कोशिश कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी सफलता हमको मिली भी है, काफ़ी लोगों को उम्मीदें जगी है कि इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, आगे जाके बहुत बड़ा होगा, ये भी पक्का दिखता है। एट द सेम टाइम मैं उन लोगों को भी मतलब ये मैसेज देना चाहता हूँ जो जैसे स्टील इंडस्ट्री में है, वो इतना बड़ा है और हम लोग जो कर रहे हैं वो इतना छोटा है कि उन तक पहुँचने में हमको 100 साल लग सकते हैं, 50 से 100 साल, है ना। तो हम लोग किसी भी तरह से उनके लिए कोई किसी प्रकार का थ्रेट नहीं है ना, किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि इस मंच के माध्यम से मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सभी बड़े टाइकून्स को जो स्टील इंडस्ट्री में है, वो धीरे धीरे करके बैम्बू में हाथ लगाएं, क्योंकि बड़े लोगों की बहुत ज़रूरत है। पूरा इकोसिस्टम अगर डेवलप करना है तो अभी इनिशियली हम लोग जिस स्तर के लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा दम लग रहा है, हमको संभावना दिखती है, हम लोग से काम शुरू करना चाहते हैं, शुरू करते हैं तो देखते हैं कि अच्छी मशीनें नहीं है ना, सप्लाई का कोई माध्यम नहीं है, प्लांटेशन अच्छे नहीं है, तो हर जगह पे हाथ लगाते हैं, थोड़ी सी पूंजी रहती है, वो पूंजी उसी में ख़त्म हो जाती है, और टाइम इतना ज़्यादा लगता है कि वो टाइम के साथ साथ उम्र भी निकल जाती है। जीते जागते साक्षात उदाहरण जोशी सर बैठे हैं, है ना। अगर बैम्बू इंडस्ट्री में अगर नहीं आते तो आज के डेट में गारंटेड ये बिलियनियर होते। अपने फील्ड के बहुत ही मास्टर व्यक्ति रहे, बिल्डरशिप में यहाँ के नंबर 1 बिल्डर रहे हैं 80s में, है ना। इनकी बनाई हुई बिल्डिंग को लोग देखने आते थे उस समय। एक तरफा ही इनका काम था, अनाप शनाप मतलब पैसा भी बना रहे थे। जिस दिन पहली बार बैम्बू से मुलाकात हुई, है ना, ये कहते हैं कि बैम्बू से बातचीत हुई, बहुत समय तक लगता था कि यार बैम्बू से कैसे आदमी बातचीत करेगा, वो तो मतलब बातचीत तो आदमी से होगी ना, मैं समझ ही नहीं पाता था लंबे समय तक। पर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि कोई अलौकिक शक्ति या कोई ऐसा कुछ रूहानी कोई कनेक्शन इनका बना, और इतना जल्दी मतलब इमीडिएट उसी क्षण इन्होंने उतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा हो सकता था या काफ़ी कुछ हो चुका था, उसी क्षण छोड़ दिया इन्होंने। 30 साल 32 साल उन्होंने लगाए, जिसको लोग सफलता बोलते हैं ना दुनिया में, वो सफलता का किसी पैरामीटर में सर वैसे दिखते नहीं है उस पैरामीटर में, लेकिन उस रास्ते पे चल के मैं मतलब इनके यहाँ जो आई हैं इनकी श्रीमती जी, उनसे भी मैंने पर्सनली पूछा कि इनका इतना बड़ा स्कोप वाला काम था, है ना, आप लोगों को कभी नहीं लगा कि उसको छोड़ के इसमें क्यों घुस गए, इनका दिमाग इधर उधर तो नहीं हो गया कैसा? आई बोली कि नहीं, हमको तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो एकदम साक्षात प्रमाण है कि इनका निर्णय, इनका डिसीजन जो है बहुत सही था, है ना। वो एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, है ना, कि हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हसीन, हर हंसी मंजिल को जाते रास्ते होंगे हसीन, जांच कर देख लो गर ना हो यकीन, गर उस राह पर चलकर मज़ा आया नहीं तो मंजिले मकसूद पाकर भी कुछ पाया नहीं। इन्होंने हर स्टेप को एंजॉय किया, ये आनंद से भरे रहे, बैम्बू के रास्ते पे चल के आनंद से भरे रहे, ये कर पाए, है ना। लेकिन हर कोई इसको हमारी इच्छा होती है कि पूरा, इनका तो इच्छा ही है कि पूरा संसार बम्बू में हो जाए, है ना। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। इनका अप्रोच
जिस जगह से है मेरा बिल्कुल अलग है, लेकिन लक्ष्य हमारे एक है। मैं क्यों चाहता हूँ, इसके पीछे थोड़ा सा अभी पूरी दुनिया में जो चल रहा है ना। मैं पिछले एक सेशन में भी, बाय द वे, मैं ऐसे ही जो बोलते हैं ना, कोई सोशल मीडिया में कोई रील चलती है तो किसी को अच्छा लग जाता है तो वो वायरल कर देता है ना। तो एक पिछले बार एक कार्यक्रम था, उसमें कुछ बोल गया, आप सब बड़े उदार बड़े लोग हैं, अच्छा लग गया, तो वापस फिर से रिपीट द शो करके मुझे यहाँ पे खड़े कर दिए, है ना। मैं मतलब ऐसा कोई अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ मैं, है ना, कभी भी मेरा वो मन में भी नहीं रहा है। आप लोगों का बड़प्पन है, उदारता है, जो मुझे ऐसा सोच के खड़ा कर दिया। मेरी जो अपनी जो यात्रा में जो पीड़ा का जो विषय रहा है ना, तो एक बड़ा जो है कि ये धरती ख़त्म हो जाएगी, ये जो घोषणा है आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, है ना। ये धरती बचेगी नहीं, ये घोषणा नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोगों ने कर रखा है ना। उसमें साइंटिस्ट में आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम आप सब सुने ही होंगे। स्टीफन हॉकिंस को किसी बड़े समिट में पूछा गया कि इस धरती की लाइफ क्या है, जिस ढंग से चल रहा है, मतलब पॉल्यूशन का जो काम है और जिस ढंग से धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस धरती की लाइफ कितनी है। तो उन्होंने बताया कि 200 साल। तो ये 200 साल में क्या हम इसको बचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है। तो क्या हल है बोला, चूँकि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे तो उन्होंने काफ़ी बड़ा मतलब सोचा। उन्होंने कहा कि हम सबको इस धरती से, इस प्लेनेट से किसी और प्लेनेट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और इसके साइज़ का, जिस अर्थ में हम लोग हैं, इस अर्थ के साइज़ का 4 प्लेनेट हम लोगों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि संख्या ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो 4 में डिवाइड हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। उसको बहुत लोगों ने स्वीकारा भी। हमारे एलन मस्क जी उसको करने में लगे भी हुए, है ना। पहला टारगेट उनका मंगल ग्रह पे जाने का है, मिशन मंगल उन्होंने बना के रखा हुआ है, ऐसा रॉकेट भी तैयार कर रहे हैं। सुनते हैं कई बार न्यूज़ में आता है कि वो अभी से टिकट बुक भी करना चालू कर दिए हैं, और पहले ट्रिप में मैं खुद जाऊंगा, है ना। मतलब आप देखेंगे पुराणों के समय में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी ने प्रलय नाम की कोई चीज़ की कल्पना की है। प्रलय होगा, प्रलय की कल्पना में आप सबने देखा होगा धरती जलमग्न हो जाएगी, है ना। वो बाइबिल में भी लोगों ने बता रखा है कि मतलब जब धरती जलमग्न हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा, तो एक विशेष सबमरीन आएगा, उसमें उनके जो ईश्वर है वो उनको बचा के लेके जाएंगे, जो उनको प्यार करते हैं, टाइप का बहुत सारी कल्पनाएं सभी को है। मतलब 3 कैटेगरी के लोग हैं दुनिया में, है ना। एक है अज्ञानी मेरे जैसे, है ना, एक बड़ा ग्रुप है। दूसरा है विज्ञानी साइंटिस्ट, और तीसरा है ज्ञानी लोग जो बिल्कुल ज्ञान के लिए ही अपनी ज़िंदगी को समर्पित करके रखे हैं। तो अज्ञानी, विज्ञानी और ज्ञानी, ये तीनों कैटेगरी के लोग सबको ही मानते हैं कि प्रलय निश्चित है और जिस धरती को बचाया नहीं जा सकता, है ना। ये घोषणा हो रखी है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सिम्टम आप सब देख रखे हैं। सभी ने मान रखा है कि बचना मुश्किल है, क्योंकि आप किसको रोकेंगे। पॉल्यूशन हो रहा है ना, इंडस्ट्री के कारण माइनिंग हो रही है, माइनिंग का बहुत बड़ा ही लफड़ा चल रहा है। मतलब इस धरती को हमेशा बनाए रखने के लिए धरती के अंदर हजारों लाखों करोड़ों साल की मेहनत से कुछ मिनरल्स पड़े हुए हैं। वो मिनरल्स इस धरती के बाकी के ऊपर के वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अंदर है। पहले तो हम उसको खोद देते हैं, खोदने के बाद उसको जला देते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद उसको कहीं कहीं ऐसी जगह, मतलब आप देखिए हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है हवा। सांस लेना पहले ज़रूरी है, बाद में पानी और बाद में फिर खाना, है ना। तो हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। किसी समय पानी के बारे में जब बात हुई थी, है ना, कि पानी बॉटल में बिकेगा, 40-50 साल पहले की बात है, तो सब हंसते थे, है ना। और ये तो चलने वाला नहीं है। आज देखिए कोई भी आदमी पानी खरीद कर पी रहा है। अभी हवा के बारे में भी आ गया है, आप सबने देख ही रखा है, दिल्ली में हवा बिक रहा है ना। ऑक्सीजन बन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जाके इनहेल करने के लिए जाते हैं, थोड़ा रेजोनेट होके आते हैं, आधा घंटा का, और बॉटल भी बिक रहा है। एक बार इनहेल करने का मैंने सुना है कि 3 रुपये खर्चा आता है, 750 रुपये का बॉटल है ना। तो हवा बिकना चालू हो गया है। हवा, आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये सब किसने किया है? किसी दूसरे ग्रह से लोग आके किए या किसने किया? मतलब इस मंच के माध्यम से मैं किसी को ब्लेम करने नहीं जा रहा हूँ। जो भी है, आज जितना विकास हम देखते हैं, इवन
हमारे देश के विकास पुरुष कहे जाने वाले, मैं उनको युग पुरुष भी कहता हूँ। कभी कभी हम लोग मन से जब बात करते रहते हैं तो उनको देवाधिदेव महादेव भी बोलते हैं हम लोग, आदरणीय गडकरी जी को। उनके माध्यम से जो भी विकास हो रहा है, अभी तक का जो हुआ है, पूरे देश का कायाकल्प हुआ है, उसमें बेसिक चीज़ है, सारी चीज़ें माइनिंग से आती है। उसमें स्टील सेक्टर है ना, तो विकास तो स्टील, ये सीमेंट, इसके माध्यम से बहुत बड़ा हुआ है। इसके बगैर इतने बड़े विकास की कल्पना नहीं थी। इनके प्रति हृदय में बहुत ज़्यादा कृतज्ञता है। कोई ब्लेमिंग का या इनके विरोध में खड़ा होकर कोई एक्टिविस्ट की तरह भाषणबाजी करने का कोई इरादा नहीं है, कभी भी नहीं है। मैं नतमस्तक हूँ इनके सामने। पर अब वो अलार्म बच चुका है। धरती नहीं बचेगी तो इस विकास का करेंगे क्या, है ना। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मतलब क्या मतलब है ऐसे विकास का। अब ये विकास का बहुत सारे लोग इसको विनाश बोल रहे हैं। विकास एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ विकास, दूसरे तरफ विनाश, है ना। मैं टाइम का आ भी गया है, मैं समय भी करना चाहता हूँ। ये पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे बैम्बू में दिखता है। एक वो फिलॉसफी जो मेरे गुरुजी ने दी है, उसके आधार पे पूरे प्रकृति में संतुलन का सारा जो मॉडल वो कह रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो बहुत बड़ी खाई है, जिसके कारण आदमी आदमी का दुश्मन होकर रखा है, बड़ा कारण वो है। लोगों के बीच में एक आदमी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष क्यों आता है? क्योंकि मैं गरीब हूँ, वो बहुत अमीर है, मैं इतने में चला रहा हूँ, वो कितना ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है। एक तो उनके दुरुपयोग का भी एक जो द्वेष होता है ना, वो पैदा होता है। दुरुपयोग को देख के किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो इतना ज़्यादा भोग कर रहा है और मैं थोड़े थोड़े के लिए मोहताज हूँ। ये जो गैप इतना बड़ा है ना अमीरी और गरीबी के बीच में, इस खाई को भरने की ताकत अगर कोई रखता है, कोई इंडस्ट्री रखती है, कोई सब्जेक्ट रखता है, तो वो बैम्बू है ना। कभी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस धरती को बचाने के लिए, गारंटेड बचाने की जो ताकत अगर कोई रखता है तो बैम्बू है ना। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा, स्कोप बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। कोई कंपटीशन का कभी भी कोई स्कोप नहीं है। हमेशा एक दूसरे के पूरक होकर आप जितनी मर्जी जो करना चाहें, आपका जो भी सपना है वो साकार करने की ताकत रखता है। कल्प वृक्ष की तरह बैम्बू है। हम सब मिलकर काम करें, उस फार्मूले को ढूंढें कि कैसे हम लोग एक होकर काम कर सकते हैं, है ना। इतने निवेदन के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए अभी बात करते हैं। I request Sunil Joshi sir to give moment to Verma sir. Thank you. सर आपने सही कहा, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन इज़ अ वे टू गो अहेड। बाम्बू सेक्टर में आज जो भी लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ बढ़े हैं, जहाँ पे मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, एक बहुत बड़ा जिगर लगता है, क्योंकि इश्यूज़ और चैलेंजेस हर स्टेज पे हैं। तो मराठी में हम बोलते हैं, जैसे सर ने हमें मैसेज दिया, एक में का सहाय्य करूँ अवघे धरू सुपंथ, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन लेके चलना पड़ेगा। थैंक यू। I request all dignitaries to come to the dais and please sit on the chairs, put it here. Architect Neelam Manjunath madam, please. Mr. Sanjay Singh, sir, please. Mr. Kamesh Salam, sir, please come on the stage. Dr. Lal Singh, sir. Miss Vidya Munot. Yogesh Shinde, sir. Sunil Joshi, sir. Yes, sir. हम कोई भी काम करते तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है, एक मोटिवेशन होता है। तो हमें अभी गणेश वर्मा सर ने फिलॉसफी जो है कि व्हाई ही इज़ इन बाम्बू सेक्टर एंड व्हाट टू बी डन इन द बाम्बू सेक्टर, वो हमें बताया। उनका कंट्रीब्यूशन आज इतना बड़ा है, एक पेंडोरा बॉक्स बाम्बू ग्रोवर्स और इंडस्ट्री वालों के लिए खुल चुका है इन द फॉर्म ऑफ बाम्बू क्रैश बैरियर्स। आपको मालूम है कितने हाईवेज महाराष्ट्र में और इंडिया में बने हैं, सबके लिए बाम्बू क्रैश बैरियर यदि यूज़ करना शुरू हो गया तो ये बाम्बू ग्रोवर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद सर। Now I request architect Neelam Manjunath madam to share her experiences with us. She is a World Bamboo Advisor, CEO of CGBMT College Bangalore. She is architect, planner, scientist and activist and theoretician.
Her architecture is distinguished with sustainability with special focus on bamboo. Her work has been published widely and presented in several national and international forums. She is on several technical committees on sustainability and bamboo, awarded with more than 15 awards in India and abroad. I request Madam to please share her experience with us. Thank you, Madam. Her topic is scope of bamboo in construction industry. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। सबसे पहले मैं जोशी साहब का और राहुल देशमुख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आज नागपुर शहर में इनवाइट किया और इतने बड़े जो एडवांटेज विदर्भा के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है और एग्जीबिशन है उसके लिए मुझे इनवाइट किया। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एप्ट, बैम्बू के लिए इससे एप्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमको सभी को पता है कि वो फार्मर्स हमारे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और नेशनल बैम्बू मिशन के थ्रू और जिसके भी थ्रू उन लोगों को काफ़ी उम्मीद दी गई थी वो शायद पूरी नहीं हुई है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बैम्बू के फार्मर्स भी जो है बाकी फार्मर सुसाइड पॉइंट तक वो पहुँचे जो काफ़ी बाकी सेक्टर में हुआ है। मैं एक्चुअली बैम्बू सेक्टर में मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मेरा रोल ज़्यादा टीचर की तरह रहा है। आर्किटेक्चर भी करती हूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में भी बात करूँगी। और कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गया इस साल मुझे बैम्बू को आगे बढ़ाते हुए। उसके पहले मैं सस्टेनेबिलिटी सेक्टर नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तो आर्किटेक्चर में होना चाहिए और पूरी दुनिया में होना चाहिए, हर सेक्टर में होना चाहिए। और नहीं है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो सिचुएशन है हमारी, ये इसलिए है क्योंकि नेचर से हमारा रिश्ता जो एकदम से तोड़ दिया गया है। और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू किया गया था, उनका समहाउ नेचर से अलग, नेचर मतलब डेवलपमेंट नहीं कहलाता है, ऐसा उनके दिमाग में कुछ रहा शायद। जो वेस्टर्न कल्चर जो रहा है, अगर आप देखें, इट इज़ फार रिमूव्ड फ्रॉम नेचर। और जब उसको हम दोनों डेवलपमेंट को साथ साथ देखते हैं कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो डेवलपमेंट हो रहा था और जो यूरोपियन रीजन में जो डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, बहुत ही अलग लेकिन पैरेलली था। लेकिन उसके बाद से फिर कॉलोनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट टुक ओवर द नेचर फ्रेंडली रिवॉल्यूशन इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाला एरिया है उसको इट इज़ अफेक्टिंग दोज। मैं यहाँ जितने भी हम लोग बैम्बू सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, शायद हम लोग कुछ नया नहीं बताते किसी को। मैं अपने को कभी भी कोई ऐसा नहीं समझती। हमारे पूर्वजों ने हमारे ट्रेडिशनल उसमें बहुत काम पहले से हुआ पड़ा है, इज अ ट्रेजर। और उसको हम लोग फिर से कहते हैं ना, री डिज़ाइनिंग, री दिस थिंग। क्योंकि इसके पहले हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मड और बैम्बू और लोकल वुड ये हमारे, और स्टोन, ये हमारे मेजर बिल्डिंग मटेरियल्स थे, क्योंकि हर जगह मिलते थे। कहीं कहीं पे बैम्बू कम मिलता था तो वहाँ पे आपके जो लोकल वुड होते थे, मतलब एग्जोटिक वुड नहीं, बर्मा टीक और नहीं, लोकल वुड, ये इस्तेमाल होता था। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि बैम्बू हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा उपयोग उसका था, ये इस बात से आपको समझ में आएगा कि अभी भी जो लकड़ी के बाज़ार होते हैं उनको बैम्बू बाज़ार बोलते हैं, कोई लकड़ी का बाज़ार नहीं बोलता। और हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हर सिटी में आपको बैम्बू बाज़ार ज़रूर मिलेगा।
1 2 3 4 जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा, कुछ ज़्यादा कुछ कम। और लकड़ी के मार्केट को लकड़ी का बाज़ार कहने के बदले बैम्बू का बाज़ार, इसका मतलब बैम्बू का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था हमारे कंस्ट्रक्शन में पहले भी, और इसलिए बैम्बू उगता भी था और उसको जो भी था। सो ये सारा जो पिछले 25 सालों में जो और मैंने पूरे दुनिया में लोगों से जाके बातें की इसके बारे में, बैम्बू सेक्टर के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में मैं ज़्यादा बातें करती थी। और धीरे धीरे आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि अभी गणेश जी बोल रहे थे, यू गेट बैम्बू फाइट, ये बैम्बू का एक अलग अजीब असर होता है, इट गेट्स टू यू। और वो बैम्बू का धीरे धीरे असर जो है मुझ पर इतना होने लगा कि उसके इकोलॉजी, उसके बाकी प्रॉपर्टीज़, उसके प्रोडक्ट्स, मुझे हर चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट किया। तो मैंने सब चीज़ के बारे में जो है हम लोगों ने बताना शुरू किया और मैंने कोर्सेज शुरू करना शुरू किया बैम्बू पे। सो आई एम मोर ऑफ अ टीचर इन द सेक्टर, आर्किटेक्ट एंड टीचर, एंड देन क्रूसेडिंग फॉर बैम्बू। और वो फिर मैंने यहाँ से लेके जहाँ तक मैं जा सकती थी, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ वहाँ बैम्बू के बारे में बोलने के लिए मैं कहाँ कहाँ गई अपने खुद के खर्चे पे, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा इतना स्कोप है, इसको दुनिया के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो आई डिड ऑल दैट एंड ट्राई टू स्पीक एट एवरी फोरम दैट आई कुड। एंड मेरी मतलब इतनी खुशकिस्मती है कि सब जगह मुझे मौका भी मिला। माई पेपर वॉज एक्सेप्टेड एंड इट वॉज डन, एंड आई एम टॉकिंग वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 99 to 2000 टू द टर्न ऑफ द मिलेनियम, जिस समय लोग नई टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे। तो काफ़ी एक्सेप्टेंस दिमाग में ज़रूर हुआ, ग्राउंड पे नहीं हुआ ज़्यादा। एंड आई थिंक अभी हम लोग कामेश सलाम जी से मैं साथ में आ रही थी होटल से, हम लोग बातें कर रहे थे कि लोगों को कि बैम्बू के बारे में पॉलिसी पे, इस पे, उस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। मतलब इतने सारे जानने वाले लोग हैं बैम्बू के बारे में, सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको पूरा एक टोटल इकोसिस्टम की तरह जो डेवलप होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। तो उसमें रॉ मटेरियल, स्किलिंग और उसके बाद इंडस्ट्री, ये 3 पॉलिसी, ये सारी चीज़ें एक साथ होनी है। और हर जगह थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, उसको साथ में कैसे करना है, ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था। स्किलिंग तो करे, तो स्किलिंग में मैं केवल कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाती हूँ, पूरा गेमट ऑफ द होल बैम्बू इंडस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम उसका स्पीसीज एंड प्रॉपर्टीज, सो जॉइनरी एंड देन हार्वेस्टिंग, देन कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इवन एंटरप्राइज डेवलपमेंट, मैं पूरे सेक्टर को कवर करती हूँ। और ये हमने शुरू करते करते 2011 में भी रोल्ड आउट दैट प्रोग्राम कि ये पूरा एक टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए साथ में। और इसी बीच में 2022 में इसी और 2015 में मैंने मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बैम्बू इन कंस्ट्रक्शन अपनी पहली बार अपना पेपर वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस में दिया। दैट वाज इन आई थिंक बेल्जियम, आई थिंक एट दैट टाइम, नहीं, दैट वाज इन साउथ कोरिया, पहली बार। क्योंकि बैम्बू कंस्ट्रक्शन में जितने लोगों को देखती हूँ वो रिसोर्ट्स की बातें करते हैं, वो या तो फिर वो गरीबों की झोपड़ियाँ होती हैं या फिर वो रिसोर्ट होता है। जो बीच का जो सेक्टर है वो बिल्कुल गायब है, विच इज़ द मेन कोर सेक्टर वेयर बैम्बू शुड बी यूज्ड। क्योंकि जब उन लोग बैम्बू के बारे में अपना सेलिंग का बात करते हैं तो कहते हैं आई एम ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड बाय यूजिंग बैम्बू। You definitely cannot save the world by using bamboo by doing few resorts across the world, which is outside the reach of the common man. उसके लिए आपको उसको डे टू डे बिल्डिंग्स बनानी है, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, ऑल काइंड्स ऑफ हाउसेस, केवल छोटे लोगों के नहीं, बड़े लोगों के लिए भी। सो ये इस तरह के, और बड़े लोगों के भी हाउसेस मेंटेनेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब इतना एक्जोटिक, नहीं तो आप एक मास जिसको हम लोग करने की कोशिश करें वो नहीं हो पाएगा बैम्बू का। तो ये मेन स्ट्रीमिंग बैम्बू सेक्टर का 2015 में मैंने पहली बार बात किया। उसके बाद आई केम बैक, हमने फिर एक ग्लोबल सर्वे किया कि क्या कर सकते हैं जिससे कि ये मेन स्ट्रीम हो जाए पूरी दुनिया में। हाउ डू यू डू दैट? तो हमने उसके क्या इश्यूज़ हैं उसको लेके 2017 में आई डिड अ ग्लोबल सर्वे
एंड 2018 में मेक्सिको में अगेन आई प्रेजेंटेड दैट होल रिसर्च पेपर एज टू क्या करना चाहिए। और ये सारा प्रोसेस करते करते ये 2000 फिर कोविड आ गया, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अपना वो जो है उसको चालू रखा। 2022 में C40 सिटीज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिटीज़ 40, उसमें 40 सिटीज़ के मेयर उन्होंने मिल करके कहा कि हमको सिटीज़ को सबसे ज़्यादा, चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा इनकी होती है, कोविड भी यहीं से फैला, सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारे सिटीज़ हैं, इसको कैसे हम लोग डिसरप्टिव वेज में चेंज करें। उसमें एक वुमेन फॉर क्लाइमेट जो लेडीज़ उसमें काम कर रही है, उसका एक बैंगलोर में कोहोर्ट प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने, एंड देन आई बिकेम अ मेंटी नॉट अ मेंटर इन दैट प्रोग्राम। और उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैम्बू सिटी आई पिच्ड इट एज अ टोटल प्रोग्राम। सो दैट इज़ व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग टुडे। और इस बीच कुछ चीज़ें और भी हुई जो इसके फेवर में गई। COP27 में बैम्बू को वन ऑफ द टॉप 5 सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग बोथ फॉर इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये कई साइंटिस्ट ने, कई हमारे मीडिया वाले लोगों ने, अमेरिकन एक्सप्रेस और कई सारे लोगों ने इस बात को मंजूर किया। they said that yes, this is the solution, bamboo is the solution, one of the top 5 solutions, and this came as a पॉजिटिव थिंग फॉर बैम्बू कि इसको डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। और सो दैट वाज इन 2022 और उसी समय ये वुमेन फॉर क्लाइमेट हुआ था। सो आई पिच दिस प्रोजेक्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड अ बैम्बू सिटी वेयर यू ग्रो बैम्बू इन द सिटी, यू यूज बैम्बू इन द सेम सिटी। अब आप लोग सब जानते हैं यहाँ पे कि बैम्बू को ग्रो करना कितना मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, और सिटी में तो जगह भी नहीं होती है और इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये फिर मैंने उसको एक, आई हैव टेकन 2 रिसर्च असिस्टेंट्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, दे आर वर्किंग विथ मी हाउ टू मेक अ फ्रेमवर्क जहाँ पे कि हम लोग जो हैं बैम्बू का ग्रोइंग से लेकर के, बैम्बू ग्रोइंग मीन्स नर्सरी डेवलपमेंट से लेकर के उसका पूरा डिमांड सप्लाई चेन, द वैल्यू चेन मैनेजमेंट, ये पूरा एक city will be urban area and the rural area which is surrounding the city both together. How do we develop this? और इसके साथ साथ मैं एक बैम्बू विलेज प्रोग्राम पे भी काम कर रही थी, जहाँ से हमने हमारे एक MOU है हमारा विथ रूरल यूनिवर्सिटी ऑफ गदग इन कर्नाटका। उसमें हम लोगों ने 10 बैम्बू विलेजेस का भी एक प्रोग्राम मैंने उनको दिया कि हाउ डू वी मेक मोर लाइक अ क्लस्टर, जिसको आप लोग कहते हैं कि उसमें ग्रो करो, उसमें वो करो, उसका एक मॉडल बनाना कि बिना बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट किए हुए, बिना किसी अदर लोगों को इफ़ेक्ट किए हुए, हाउ डू वी डेवलप दीज नोड्स ऑफ डेवलपमेंट। सो ये एक बैम्बू विलेज और एक ये बैम्बू सिटी। सो ये C40 चूँकि सिटीज़ का था, ये हमने, एंड आई स्टे इन बैंगलोर, सो आई पिच्ड इट फॉर द बैंगलोर सिटी। सो आई विल क्विकली रन यू थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ये हमारे इसका था, ये हमारा C40 सिटीज़ के बारे में जैसे मैंने बताया। तो बैंगलोर इज सिग्नेटरी टू C40 सिटी और उनको उसको अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा हर सिटी का क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना है कि हाउ डू यू मेक योर सिटी कार्बन न्यूट्रल बाय 2050, बाय 2030 यू आर सपोज टू डू इट 50% एंड देन अराउंड 100% बाय 2050। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस थिंग, एंड उसी में बैंगलोर इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग इट्स ओन क्लाइमेट एक्शन प्लान थ्रू C40 सिटीज़ विथ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो उसी में मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, इट्स ए प्लग इन टू द क्लाइमेट एक्शन प्लान। और इसमें जो इश्यूज़ जो हम लोग वो कर सकते हैं थ्रू बैम्बू इज़ अर्बन हीट आइलैंड्स एंड अर्बन फ्लडिंग, अब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड वाटर स्केर्सिटी। एंड ये मैप है कि हाउ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग इन बैंगलोर, एंड दिस इज़ लाइक प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस। ऑल इसका क्या है, द बैम्बू सिटी नेचर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल फॉर अ रीजनरेटिव सिटी थ्रू बैम्बू, अ केस ऑफ बैंगलोर एट 2030। और इसमें हमने इतने सारे जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, इनके साथ में वी हैव बीन एंगेजिंग विद देम एंड स्पेशली विद BBMP। वी हैव द वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन इन INBAR ऑल्सो ऑन आवर एडवाइजरी बोर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड बहुत सारे जो NGO जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं
उनको भी हमने इसमें रखा है। और इसके जो हम लोग सेक्टर एड्रेस करेंगे आफ्टर वी हैव यूज बैम्बू विल बी हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट्स एज वेल, देन अर्बन greening, and this is air quality, water resource management, energy and waste management, and also the community resilience and well-being. और इसके लिए हमने केवल 2 सिंपल एक्शन हम कह रहे हैं, केवल 2 काम, पर सिटीजन 1 बैम्बू इन द सिटी, एक आदमी के लिए 1 बैम्बू। और आपके डेवलपमेंट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर, प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में 30% यूसेज ऑफ बैम्बू टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओवरऑल। ये 2 सिंपल एक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि वो जब हम गवर्नमेंट को पिच करते हैं तो उसको 10 तरह के एक्शन बताने से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आई ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल व्हेन द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मेक सिम कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दे थिंक जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताएंगे तो लगेगा कि ये कितने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो बिल्कुल ही ऐसा आदमी है जिसको कि कुछ नहीं पता, उसको पता होना चाहिए कि क्या करना है, और तभी हमारा ये क्लाइमेट एक्शन का प्लान हो सकता है। सो मेरे पास केवल 5 मिनट है, मैं इसको जल्दी ये आपने सबने देखा होगा। ये बैम्बू के प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी, अगर जो लोग आए हैं अगर बैम्बू सेक्टर से हैं तो उनको पता है, लेकिन बैम्बू बहुत जल्दी ग्रो करता है और काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, 35% मोर ऑक्सीजन देता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। टेम्परेचर डाउन करता है 3 to 4 डिग्रीज़। इसका मल्च जो है उससे भी हम लोग बहुत अच्छा मेन्योर बना सकते हैं। ये बहुत सारे फाइटो रेमेडिएशन की इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये इसका रीजनरेटिव साइकिल है। मैंने जो वर्ड लिखा था सर्कुलर इकोनॉमी, सो हाउ डू यू, इट्स अ रीजनरेटिव थिंग, हाउ डू यू ग्रो, यानी ये सब जो भी बैम्बू सेक्टर में काम करते हैं उनको पता है कि बैम्बू कीप्स ग्रोइंग, यू डोंट नीड टू अगेन डू इट। सो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। एंड ये हमारे कंपेरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल ट्रीज़ एंड बैम्बू हैं। ये हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जितने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, विच इज़ ओवर एंड अबव स्टील एंड अदर मटेरियल्स, ये इसमें हमने इसको बताया है एज अ कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल में। और इसमें कितना फ़र्क होता है ये अगर आप देखते हैं तो इसमें इसका कॉस्ट कम होता है, इसका बहुत सारी इसकी अच्छे गुण हैं। आई विल नॉट रन 1 by 1 बिकॉज दिस इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो बैम्बू सिटी प्रोग्राम है, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल कंस्ट्रक्शन मटेरियल की नहीं बता रही, मैं एक ओवरऑल हम एक इकोसिस्टम कैसे डेवलप करें, क्योंकि सिटीज़ में आपको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा आपको अवेलेबल होती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल भी है, आसान भी है, दोनों तरीके से। तो उसको हम लोग किस तरह से उसको हम लोग फॉलो करेंगे ये इसमें है। और इसके लिए चूँकि ये सिटी की एक सिटी चल रही है, उसके अंदर आप एक दूसरी सिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो उसके लिए मुझे एक बहुत ही सिस्टेमिक और डायनामिक प्लान बनाना पड़ा, प्रोसेस प्लान, जो कि हमने ये बनाया है, हाउ विल गो स्टेप बाय स्टेप अबाउट द होल थिंग। और बेंगलोर में बैम्बू नया नहीं है, हमारे बहुत सारे बैम्बू बाज़ार हैं यहाँ पे और बिकते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स मिलता है। हमारे बहुत सारे वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, IWST, IPIRTI, हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन भी इतने सालों से इसमें काम कर रहा है। बेंगलोर एयरपोर्ट एक दूसरा फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड वेयर बैम्बू को काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। प्रोसेस्ड बैम्बू है, रॉ बैम्बू नहीं है, और वहाँ इस्तेमाल किया गया। अनफॉर्चुनेटली बैम्बू का वहाँ इस्तेमाल करने में आई वॉज द सब्जेक्ट एक्सपर्ट आई वॉज टेकन बाई SOM न्यूयॉर्क टू ratify whether it can be used in an airport there। हमारे यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट भी बनाए गए हैं लोगों ने। तो हम लोगों ने इसके लिए अब कैसे करें उसको प्लांटेशन, ये हमने सबसे पहले डिग्रेडेड लैंड्स का लिया, क्योंकि बैम्बू जो फाइटो रिमेडिएशन प्रॉपर्टी है उससे डिग्रेडेड लैंड्स को ये रिप्लेनिश करता है। सो हमने उसका एक पूरा सर्वे किया, सर्वे मतलब जो हमारे डेटा अवेलेबल है, लिटरेचर सर्वे, और उससे हमें बाई 2030 बेंगलोर विल बी 15 मिलियन पॉपुलेशन। सो उतने के लिए हमारे पास ज़मीन है नहीं है तो कैसी है, ये हम लोगों ने ये पूरा इसको किया। ये अर्बन ग्रीनिंग के लिए है, क्योंकि दूसरे पेड़ जब हम लगाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा अर्बन ग्रीनिंग होने में, और तब तक टेम्परेचर हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बैम्बू से 5 साल के अंदर वी कैन एक्चुअली हैव लॉट ऑफ अर्बन ग्रीनिंग, और वो चलता रहेगा, हर साल हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, चलता रहेगा। फिर हमने उसको अपने स्पीसीज़ जो है 6 स्पीसीज़ हमारे साथ एक साइंटिस्ट हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री से,
उनके साथ मिलके हमने 6 स्पीसीज़ को शॉर्टलिस्ट किया जो बेंगलोर के और बेंगलोर के आसपास के एरिया में पहले से उनके बायोडाइवर्सिटी में यूज्ड हैं और उसमें ही रहते रहे हैं। सो ये हमने 6 स्पीसीज़ वहाँ से लिए विद डिफरेंट, वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, बेंगलोर एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है और पर पर्सन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितना ऑक्सीजन हमको चाहिए, ये इसको हम लोगों ने इसको, और 15 मिलियन प्लांट से कितना हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि 58% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम सिंपली एक आदमी एक बैम्बू अगर का प्लांट करने का उसके हम उसका वो टारगेट लें तो वी कैन एक्चुअली डू दैट। 58% ऑफ कार्बन एमिशन कैन बी कट जस्ट बाय डूइंग 1 प्लांट 1 पर्सन। और उसके बाद इसके लिए हमको ऑक्सीजन पार्क्स, हमारे 1200 पार्क्स हैं हमारे BBMP के अंदर और 400 पार्क्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर। और उसमें हम लोग 1/3 बैम्बू प्लांटेशन, 1/3 ऑफ द टोटल ग्रीन एरिया में बैम्बू प्लांटेशन के लिए वी आर पिचिंग फॉर दैट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी को मोनोकल्चर नहीं हो जाए, इसके लिए 1/3 से ऊपर हमको नहीं जाना है। सो वी आर ट्राइंग टू वर्क दैट आउट एज वेल। और ये जो अभी स्लाइड आपके सामने ये बताता है कि एक आदमी को जितना ऑक्सीजन एक दिन में चाहिए, ये 1 पर्सन 1 बैम्बू क्यों कहा है, उसका ये रीज़न है कि उतना ऑक्सीजन आपको एक बैम्बू प्लांट से मिलता है अप्रॉक्सीमेटली पर डे। और आप अगर 60 साल की ज़िंदगी आप सोचें तो 60 साल का अगर आपका स्पैन है देन यू गेट दैट थिंग फ्रॉम देयर। और हमारे बेंगलोर जो है इट वाज अ सिटी ऑफ लेक्स जो बहुत सारी ख़त्म हो गई हैं, उसके रिजुविनेशन के लिए भी बैम्बू जो है अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, तो वो भी एरिया प्लांटेशन के लिए हमारे पास है। तो ये डिग्रेडेड लैंड्स, पार्क्स, ये वाटर बॉडीज़ के आसपास ये सारे एरियाज़, और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी हमने 2 साल पहले PIL के थ्रू हाई कोर्ट में डाला था, कॉमन्स फॉर सेविंग द कॉमन्स, सो वन ऑफ द लेक्स के लिए, और ये हमारा अप्रूव किया गया फ्रॉम द हाई कोर्ट एज अ एग्जाम्पल जो हम लोग शुरू करना चाहते हैं कि इसको हमारा। और ये हमारा अपना बिल्डिंग सेक्टर में जब आए तो ये हमने 2005 में ही एक ये एनर्जी पार्क में एक बनाया था सोलर हट, एंड आई हैड कैलकुलेटेड माई सेल्फ इट इज़ 7.1 times लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ हाउस विद बैम्बू देन अदर कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल्स विद द सेम लेवल ऑफ सेफ्टी एंड अदर थिंग्स। और ये फार्मूला लेकर के, ये हमारा कैलकुलेशन है लेस कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग्स, और इसी को कैलकुलेशन को लेकर के हमने एक कैलकुलेशन किया कि कितना लगाएंगे, कितना सेक्टर में लगाएंगे तो कितना हमारा कार्बन एमिशन कम होगा। और उसी में हम लोगों ने इसको ये 30% से ये पिच करके 30% फॉर द बिल्डिंग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये सब मिला के हम लोगों ने टोटल 28% के लिए हम लोगों ने इसको पिच किया है एक्चुअली। और इसका जितना बैम्बू में बहुत सारा वेस्ट होता है हमको पता है, अब ये वेस्ट को हम कहाँ लेके जाएं, इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ये हम लोग भी जानते हैं, आई थिंक सब लोग बातें यहाँ पे हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि जो बैम्बू पूरी इंडस्ट्री की जितना भी वेस्ट होता है दैट शुड बी यूज्ड फॉर, अगर उसको हम पूरा कोई एक कलेक्शन एक यूनिट हो जाए जिसको कि सबको कलेक्ट करे तो वी कैन डू दैट। इतने सारे SDG गोल्स हैं जो इसके दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ बैम्बू सिटी विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज फ्रॉम डिसेंट वाटर, एयर, सिटी के इनोवेशन एंड ऑल्सो विथ वेरी गुड मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के लिए बहुत सारा जॉब्स, ये सभी इससे होता है। और इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, सिटी में काम करना है तो, एंड दिस इज़ समथिंग विच वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवरसेल्व्स कि हमारे कितने लोगों के साथ करना होगा। और इसके लिए हमने स्टेक होल्डर सरकारी 11 तरह के स्टेक होल्डर सर्वेस हमने किए हैं, और अभी तक वो चल रहा है हमारा सर्वे, जो हम लोगों ने बैंगलोर के सिटीजन्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको हमने कहा डू यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट, वुड यू लाइक टू डू, आई हैव बीन टॉकिंग ऑल्सो टू एवरीबडी कम टू बैंगलोर एंड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये हमारे डिफरेंट फेजेज हैं, उसमें हम लोग जाएंगे। 7 years का हमारा स्पैन है इस प्रोजेक्ट का, 2023 से 2030, टू मेक बैंगलोर कार्बन न्यूट्रल बाय 2030 इटसेल्फ। ये हमारी लिमिटेशंस जैसे बताया, मोनोकल्चर है, कंपैटिबिलिटी है, बिल्डिंग कोड्स हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, एंड परसेप्शन है जो कि एडवोकेसी से हम लोग उसको करना चाहते हैं। और ये सारे हमारे सेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने हेल्थ और ये सब जो हैं जो वी कैन एक्चुअली कवर इट थ्रू दैट। उसमें भी हम लोगों ने ये कहा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले शुरू करते हैं, जो छोटा छोटा काम है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो उसमें फिर ज़्यादा लोग हमारे दे विल हमारे पर विश्वास करेंगे, तो हम लोग उसको बड़े काम, उसके बाद धीरे धीरे बड़े काम हम लोग करते जाएंगे। तो ये हमारा ये लेक्स का ये है, ये डिफरेंट बैम्बू नर्सरी, प्रोसेसिंग यूनिट, CFC, क्या क्या करना है हमें, गैसिफिकेशन विद बैम्बू। और ये हमारे बिल्डिंग्स है मेरी, जो मैंने इतने सारों में की है। मैंने केवल कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने बात नहीं की आज, लेकिन मैं एक टोटलिटी की बात कर रही हूँ कि सिटी में
जो कंस्ट्रक्शंस होना है, क्या क्या कर सकते हैं, हाउसिंग है, और इसमें आपको 5 तरह की हाउसिंग दिख रही है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम EWS हाउसिंग, स्लम हाउसिंग, प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग, स्मॉल साइज हाउसिंग एंड अ बिग साइज हाउस। सो आप हर तरह के हाउसिंग के लिए हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स हमने कई सारे मॉडल्स नहीं मतलब प्रोजेक्ट्स किए हमने, कॉन्फ्रेंस सेंटर है, गेस्ट हाउसेस हैं, क्रैश है, ऑफिसेस, ये हमारा ऑफिस है लेफ्ट साइड में बैम्बू सिम्फनी, और बाकी 2 दूसरे ऑफिसेस हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने अब बेंगलोर में हमारे एयरपोर्ट में आ चुका है वो, सो इट इज़ ईजियर प्रोबेबली फॉर अस टू पिच इट फॉर स्मॉलर लाइक मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशंस, स्मॉल ब्रिजेस। सो इसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी के छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर, बस स्टॉप्स, हमारे बेंगलोर में 6000 बस स्टॉप्स हैं और केवल शेल्टर केवल 1000 है, 5000 इज़ डेफिसिट, एंड आई एम वेरी श्योर दैट कैन बी डन विथ बैम्बू वेरी इजीली। उसी तरह से ये हमारे पार्क्स में स्ट्रक्चर्स हैं और कितने सारे एग्जीबिशन सेंटर्स, ये सब हमारे इतने सारे कर सकते हैं हम लोग। ये गजीबोज, एंड बैंगलोर इज़ अ स्टार्टअप सिटी। वैसे पूरे इंडिया में चल रहा है, बट बैंगलोर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द स्टार्टअप सिटी, एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स हम लोग, आई एम स्पीकिंग टू सम पीपल हु आर इन्वेस्टर्स। SL एक ग्रुप है प्रशांत प्रकाश जी का, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत सारे स्टार्टअप्स को उन लोग फंड करते हैं और उनको बैम्बू सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट है। आई एम इन टॉक्स विथ हिम टू फंड प्रोजेक्ट्स इन बैंगलोर, पीपल हु वांट टू कम देयर एंड दे वांट टू इन्वेस्ट। और ये कार्बन न्यूट्रल स्टेटस जो हमारा, जो हमने देखा कि 58 and 28, सो दैट लीव्स अराउंड 86%, और बाकी 14% जो बाकी सेक्टर्स हैं और ट्रीज़ हैं और वो है, उससे हम काफ़ी ईजिली उसको हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं टू मेक बैंगलोर कार्बन न्यूट्रल। एंड CGBMT हैज़ बीन डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर सेवरल ईयर्स, ऑलमोस्ट 24 years नाउ। कोलैबोरेशंस, एडवोकेसी, सेमिनार्स, बहुत सारे लोगों से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, हमारे स्किलिंग्स हम लोग बहुत सारा करते हैं। ये हमारा सेंटर बन रहा है जिसमें कि हम तरह तरह के काम कर रहे हैं। ये हमारा बुक है जिसका एक आपको कार्ड दिया गया है, एंड आई हैव रिटन दिस बुक ड्यूरिंग कोविड, और इसका पूरा प्रोसीड जो है वो हमारे CGBMT के, हमारा जो NGO को है उसको जाता है। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू परचेज द बुक एंड हेल्प अस इन डूइंग मच मोर वर्क इन द बैम्बू सेक्टर। और ये सब आपको पता है, ये थोड़े से क्लिप्स थे जो हमको दिखाने थे। सो ये सर्कुलर इकोनॉमी जो सिटीज़ की जो बात करते हैं हम लोग, सो बैम्बू इज़ वेरी सर्कुलर इन टॉक इन इकोनॉमी। सो ग्रोइंग से लेकर के लास्ट उसके फेज तक बैम्बू यूजफुल इन ऑल इट्स फेजेस। एंड अगेन उसका जो हमारा जो एनर्जी सेक्टर से जो आता है वो बायोचार अगेन कैन गो इनटू लाइक अ फर्टिलाइजर, एंड अगेन बैम्बू कैन बी ग्रोन। सो इट्स अ परफेक्ट मॉडल फॉर अ सर्कुलर सिटी टू टेक। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो बैम्बू बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, फार्मर्स हैं, उनको जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू चेन का जब हमारा ये पूरा एक सर्कल पूरा डेवलप हो जाएगा सिटीज़ में, एंड द सिमिलर थिंग कैन बी एक्चुअली डन विथ द बैम्बू विलेजेस। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है एक्चुअली, एंड उसको पहले एक और भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि आई एम ऑल्सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड आवर MOU प्रोग्राम विथ Environment Bamboo Foundation from Bali, Indonesia, with Arif Rabik. We already crossed the first stage, and we are trying to do a bamboo village in Bangalore rural. So within the Bamboo City project, there is a Bangalore rural area where we are doing the bamboo village project, and that encompasses, Bamboo City project encompasses the bamboo village and Bamboo City both. So ये एक दूसरे से connect हो जाएगा, so one will feed the other. सो जो इंडस्ट्री हम यहाँ सेटअप करेंगे और वहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई जो होगा, एंड विच नेसेसिटेट्स 2000 हेक्टेयर्स मिनिमम ऑफ लैंड एंड 200 फैमिलीज ऑफ फार्मर्स। ये एक फ्रेमवर्क है जो हम डेवलप कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क जो कि किसी भी सिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बैंगलोर के लिए केवल नहीं है। आई एम डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क, एंड बैंगलोर इज़ द पायलट सिटी। और अगर वहाँ थोड़ा सा हमारा और डेवलप हो गया और पॉलिसी में हमारा ठीक से हमने कर लिया, we want to pitch it, and we are pitching it through World Bamboo Organization और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू for the whole of global south। जहाँ भी बैम्बू आराम से उगता है, वो हर सिटी में जहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, we can actually set up these kind of industrial hubs for bamboo, and this is my vision of taking this sector forward। और इसलिए मैं जहाँ भी अभी जा रही हूँ, I am trying to pitch this। और आपके शहर में, नागपुर में श्री गडकरी जी हैं, इससे अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती। यू विल हैव ऑल द हेल्प
to set up a bamboo city, some bamboo villages in Vidarbha. I think this will be a very good circular business model that can be developed and can be replicated across the world. So I would request, and I think Gadkari साहब आने वाले हैं, सुना है मैंने, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि we can work together and we can share the framework that we are developing. And हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं, जोशी साहब हैं, आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे नागपुर में काफ़ी काम हो रहा है. We can put this all together. जैसे गणेश जी ने बताया कि हम लोग साथ काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे. And that model actually tries to put everybody and everybody, उनका अपने अपने काम के साथ में we take them together in this Bamboo City project. Everyone has a role to play. So and that is, इसमें और भी क्या होगा, इसमें और भी ज़्यादा बैम्बू, हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम बचाएंगे, बहुत सारे कॉस्ट और बचाएंगे हम, क्योंकि दूर से लेके आना और ये सब करना, वो अगेन यू आर मेकिंग बैम्बू अनसस्टेनेबल. आई एम रियली सॉरी टू से दिस वेरी लाउड. बैम्बू जो मटेरियल है पर से अपने से सस्टेनेबल नहीं है. अगर आप साउथ अमेरिका से लेके आते हैं या बाली से लेके आते हैं, देन योर बैम्बू इज़ नॉट सस्टेनेबल. आई एम रियली सॉरी, डोंट कॉल इट सस्टेनेबल. आप बिजनेस कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन गलत बात मत बोलिए. उससे क्या होता है, वो गरीब फार्मर को या जिसको उसको बहुत चोट पहुंचती है. और ग्रास रूट पे हमने काम नहीं किया तो बैम्बू सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा. दैट्स माय लास्ट स्लाइड. थैंक यू. आई नो आई ऑलरेडी, या, एंड आई सी, इफ़ यू सी दैट कोट, आई नो जो मैं बात कर रही हूँ बहुत ही डरावना प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही बड़ा है, और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जो सब अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आई फील लाइक एन ईगल, आई थिंक लाइक एन ईगल, आई फ्लाई अबव द क्लाउड्स. और मैं जानती हूँ कि वो विज़न जो है हमको रखना बहुत ज़रूरी है बैम्बू सेक्टर के लिए. So you see things and say why, but I dream things that never were, and I say why not. और ये जो बैम्बू सिटी है, ये यही why not, and I think we all can do it together. और जितने भी बैम्बू सेक्टर में लोग काम करते हैं ना, बहुत ही वो ड्रीमर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, और पैशन लोग हैं. मुझे पता है इंडस्ट्री का भी लोग चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री वाले लोग भी आते आते मेरे ख्याल से ड्रीमर्स बन जाते हैं, बिकॉज बैम्बू का वो इफेक्ट उनके होता है. तो हम लोग सभी एक साथ मिल के इस सेक्टर को डेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं. और विदर्भा आई थिंक इज़ वन ऑफ द, बिकॉज इज ब्लेस्ड विथ गडकरी, आई नो ही सपोर्ट्स एवरीवेयर, बट दिस इज हिज ground, home ground. So I am very sure we can have a successful bamboo city and village here in Vidarbha. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. I request Sunil Joshi sir to give memento to madam. Thank you. Bamboo can replace plastic and wood. So the concept and the vision put forth by Neelam madam about village, bamboo village and bamboo city, I think it will make our village and cities self-sustainable, स्वयंपूर्ण. जो हमें गांधी जी ने कहा था कि हमारे गांव और हमारे शहर यदि स्वयंपूर्ण बन जाए तो हम एक नई पीढ़ी, नए जनरेशन की एक नई अर्थव्यवस्था बन सकते हैं. तो मुझे लगता है कि मैडम का जो विजन है उससे हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं. थैंक यू मैडम. Now I call on the stage to the dais Sanjay Singh sir, who is a partner of Green Solution India. The topic is the bamboo, the endless industrial opportunities. He is a passionate wood and bamboo technologist, delivering professionally for over 24 years in national and international market in industrializing wood and bamboo. I request sir to provide us information on how industrialization of bamboo can be done and what are the opportunities in front of us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. हम सभी बैम्बू को, बांस को जानते हैं और डेली सुबह से शाम तक हम उसके बारे में घूमते हैं, लेकिन हम बांस को जानते होता ही है कि बांस खड़ा है बस,
उससे आगे नहीं है। पूरी हमारा जो सुबह से शाम तक पूरा, आप किसी भी एंगल कहीं पर भी देखेंगे, अभी तक जितनी भी चर्चाएं रही हैं, आगे भी जितने होंगे, वो केवल बांस पे ही हैं। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि एक लाइफ साइकिल में केवल एक रॉ मटेरियल है बांस, हमें उससे आगे बढ़ के देखना है। अभी बांस खुद में अपनी एक ऐसी व्यवस्था है जो आगे नहीं बढ़ पाई है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम लोग ही जिम्मेदार है जिन्होंने बांस को केवल बांस ही देखा है। मैं सन 2012 में बांस में जो जुड़ा, वो बांस को बांस करने के लिए नहीं, बांस को एक हाईएस्ट वैल्यू एडिशन के लिए जुड़ा। मुझे इंजीनियरिंग में मज़ा आता है और बांस एक मेरे लिए रॉ मटेरियल ही है। और उस रॉ मटेरियल को जब हम इतनी प्रचुर मात्रा में अपने देश में देखते हैं, तब जाके समझ में आता है कि इसकी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ रियली हैं। लेकिन वो कंप्लीट कब होंगी, उन पे हम टैप कब करेंगे? मेरा हमेशा ही मानना है कि सर्कुलर इकॉनमी में एंडलेस अपॉर्चुनिटी तभी कंप्लीट होंगी जब वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बैठेगी। ये हम मान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सस्टेनेबल चेन ऑफ साइकिल, वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए जो हमें डिफरेंट सेक्टर्स का सपोर्ट मिलना है, वो सपोर्ट हमें मिलता होना चाहिए। उस सपोर्ट्स में बहुत पैरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लेवल पे लेके स्टेट गवर्नमेंट्स के लेके, उसके आगे हम इसको अपने देश को ही कोनों में बांट देते हैं। एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको लेके एक अलग अलग पैरिटी है, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, वो सब एक अपनी व्यवस्था अपनी जगह है। लेकिन कुल मिला के हमारे को इस इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए सभी घटकों को एक साथ मिलकर आगे चलना ही होगा। जो आज पैरिटी है वो है। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि अगर इस सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आता है। मेरे को वो सौभाग्य मिला है कि अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे, देश के नामी गिरामी ने मुझे खोज के ढूंढ पाया और मेरे को कनेक्ट किया। लेकिन जब वो सोचते हैं कि नहीं यार ये तो बांस है, वो बांस से आगे वो भी बढ़ते नहीं हैं। उसकी वजह केवल यही है कि हम मार्केट को ध्यान से देख ही नहीं पाते कि मार्केट क्या है और कितनी बड़ी है। मैं यहाँ पे कोट करता हूँ आपको, ये एक्चुअल नंबर्स हैं जो कोविड के बाद चाइना ने अपने लेवल को एस्टेब्लिश किया है। 17,000 करोड़ रुपए का उसने एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में, मेरे अपने देश को मिला के। अब ये अगर 17,000 करोड़ रुपए का वो एक्सपोर्ट एक साल में कर पा रहा है, तो ईयर ऑन इकॉनमी जो CGR की रिपोर्ट कहती हैं वो बहुत आगे तक जाके बोलती हैं। अब इस इकॉनमी को रन करने वाले कौन चीज़ है? क्या रन एक टेबल चेयर बनाने से होएगा, कोई फर्नीचर बनाने से होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने से होगा? नहीं। अगर आप देखें सबसे बड़ा जो पिलर है जो आधे के लगभग बैठता है, वो केवल कंज्यूमेबल्स हैं। और ये कंज्यूमेबल ही इस सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं और हर सेक्टर की यही रीढ़ है। इसी रीढ़ पे अगर हम फोकस करें तो हम, और इस पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सारा काम लकड़ी में होता है। आप जितना भी किचन वेयर बनाएंगे, सारे किचन वेयर को हमें लकड़ी की ही मार्केट लेनी है। और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कभी भी ओवर नहीं करता। हमेशा वो जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी एक अपनी स्टेब्लिश साइकिल अपने आप बनी रहती है। नया प्रोडक्ट आके केवल न्यूनेस लेके आता है। ये पूरी आप साइकिल देखो, आप कपड़े का कोई भी ब्रांड लो, कहीं पर भी लो, क्या पुराने ब्रांड खत्म होते हैं? नहीं, उनकी अपनी एक चलती रहती है धारणा ढरा जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट है। न्यूनेस हमेशा आगे बढ़ती है। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिस पे हमारा पूरा देश फोकस करता है आज के नाम पे लेके कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत बड़ी है, जबकि वो सेक्टर बहुत छोटा है। कंज्यूमेबल्स हमारे सेक्टर्स को आगे बढ़ाता है। आप इस स्लाइड पे देख सकते हो। अब अगर इस सेक्टर की कितनी वैल्यू है, अभी ये 7,000 करोड़ रुपए का सेक्टर जो कंज्यूमेबल का है, इस कंज्यूमेबल में आखिर है ऐसी क्या चीज़ जिसमें से लगभग 3,500 करोड़ रुपए के तो केवल स्टिक्स हैं जो केवल एक ही प्रोसेस में बनते हैं, जिसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। अभी वो चॉपिंग स्टिक्स है,
अगरबत्ती स्टिक्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगरबत्ती, स्टिक्स की बात कर रहा हूँ। स्टिक्स है, लॉलीपॉप्स हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इतने सारे स्टिक्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं और फेंक देते हैं। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये फैक्ट है कि केवल 20% स्टिक ही हम अपने देश में बना पाते हैं अगरबत्ती के काम में आने वाली। जो 4 साल पहले मैं एक स्टडी कर पाया अपने लेवल पे, और ये जितना भी डाटा है सभी पेड है, बाजार में सबको मिलता है, आप भी खरीद के इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। 2023 का डाटा अवेलेबल है, अभी एक्सपोर्ट डाटा सब इजीली अवेलेबल है। अभी इसमें स्टिक्स को लेके हमारी जो कंजम्पशन है, अगर केवल एक अगरबत्ती की स्टिक्स ही ले लें, अभी जो बैम्बू में हमारी सबसे ज़्यादा चलती है, 10 बिलियन स्टिक्स की हमें आवश्यकता होती है, और हम बनाते कितनी, हार्डली 2 बिलियन स्टिक्स हम बना पाते हैं। 80 जो 8 बिलियन स्टिक्स है वो कहाँ से आती है? तो कहने को हम अभी भी पूरी दुनिया में केवल इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन इस इंपोर्ट से हम एक चीज़ नहीं देखते जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, कि हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर आज 800 और फैक्ट्रियां घुसे, 1 टन बनाने वाली फैक्ट्री एक भी नहीं है। कहने को पेपर्स में मिलेंगे 2, 4, 6, लेकिन एक्चुअल में 1 टन स्टिक्स तो बनाए किलो में, 1 टन 1000 किलो एक स्टिक्स पर डे। तो इतनी बड़ी मार्केट हमारे पास ट्रेडर्स ने रखी है, क्योंकि देखिए ये ट्रेडर्स मार्केट और ये जो डाटा है ट्रेडिंग डाटा है। तो इसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, जो मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा, उसके बाद हम देखें कि 15% की मार्केट है, जो 2500 करोड़ रुपए की मार्केट है इंजीनियर्ड की, जो डिफरेंट फॉर्म में है, एप्लीकेबल है, सुबह शाम तक हम यूज करते हैं। उन्हीं को मिला के हम पैनल को लेके जाएंगे और पैनल के बाद फर्नीचर्स में कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्जन फैक्टर है। तो आधे की जो मार्केट है पूरे अपने चाइना की जो कैप्चर्ड है, वो केवल और केवल 1 सिंगल प्रोसेस की है, स्टिक्स, जिसको हमारे को ध्यान देना चाहिए। और ये तो एक्सपोर्ट डाटा अवेलेबल है। मैंने सर को भी एक बाहर से इंट्रोड्यूस किया था कि जिसको फैक्ट्री चाहिए, नहीं जैसे नाम लेता हूं टारगेट, जो मास बाइंग करते हैं, सप्लाई तो कोई करे कंसिस्टेंट क्वालिटी, हम लोग उसी डरे पे चलते हैं कि हाथ से काटेंगे, हाथ से बनाएंगे और हाथ से ही आगे दे देंगे और कोसते रहेंगे, क्योंकि हमको अपने बेसिस पे इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना ही नहीं। तो ये डाटा आपके पास रेडीली अवेलेबल है, आप इससे समझ सकते हैं। अब ये जाता सब कहां पर है? 2 ही पूरा कॉन्टिनेंट है जो केवल खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं और वापस उसी कंज्यूमेबल इकोनॉमी को बढ़ाते रहते हैं, जिसमें यूरोप सबसे बड़ा हिस्सेदार है, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज एक साथ मिलके आते हैं। अगर हम अलग से देखें केवल एक कंट्री, तो यूएस सबसे बड़ा, 1/4 उसी के पास बैठा है। और कंज्यूम होने वाली एक्टिविटीज़ आज के टाइम में तो एक चलन हो गया है, जो अपने यहाँ भी धीरे धीरे, अगर हम अगले 10 साल को देखें कि हम जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही फर्नीचर को हर 3 से 5 साल में बदलना शुरू करेंगे। तो ये सर्कुलर इकॉनमी अपने आप बनती जा रही है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे पीछे ही खड़े हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इस डाटा को देख के भी रेडी लेवल इसके आगे साथ भी आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इसमें कमी हमारी खुद की है या हमारी पॉलिसी की है या रॉ मटेरियल की है, वो हमें विचारना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे बाद IIT के लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, अपने एस्टेब्लिश करियर्स को छोड़ के इसमें सपना देख के आगे बढ़ते हैं, वो लोग आगे चल के थोड़ा स्ट्रेस महसूस करेंगे, क्योंकि आसपास को जो सामंजस्य हम बैठा के चलते हैं वो सामंजस्य उस लेवल पे नहीं बैठता है। तो अगर हम अपने देश का देखें, 6% हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट नहीं है कि आपने कंटेनर में डाला कुछ और आया कुछ और, ये एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट हैं जो आ रहे हैं, कंज्यूमेबल्स। यहाँ पे वो 8 बिलियन स्टिक्स भी इसी 6% के अंदर आती हैं। अभी इसकी हम प्रोडक्ट अगर डिटेल जाएं, आप देखिए स्टिक्स कितना सिंपलेस्ट प्रोडक्ट है। आप किसी भी डायमीटर को ले लीजिए, 1.2 1.3 mm से लेके और आप 25 mm तक आराम से जाएं, कोई भी शेप एंड साइज, 1 सिंगल शॉट में ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसके बाद में जो चॉपिंग स्टिक्स अलग हुई, कंज्यूमेबल है, स्टिक्स जो भी कंज्यूमेबल हैं
तो ये कंज्यूमेबल की मार्केट ही अपने आप में 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए की स्टेब्लिश मार्केट है। और आज के टाइम में अगर इसी को देखते हैं 2023 का डाटा अगर हम देखने जाएंगे तो यही मार्केट हमारे को 6,000 करोड़ रुपए की मिलेगी, क्योंकि 6.5 से 7% की दर में CGAR की रिपोर्ट खुद कहती है कि ये सेक्टर बढ़ रहा है, दुनिया में बढ़ रहा है। अब किचन वेयर्स की आप और सीरीज देखें, ये सब ड्राई प्रोडक्ट है, इससे कहीं कोई बैम्बू को नुकसान नहीं होता है, प्रोडक्ट को नुकसान नहीं होता है। इसमें इंजीनियर्ड प्रोडक्ट भी किचन वेयर में अपने आप चल के आ जाते हैं। तो ये अगर इसमें आप देखें नीचे में लिड्स हैं, जो बहुत तरह के लिड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये लिड सिंगल 2 मशीन से बनता है। आप अगर लक्कड़ में भी देखें, लक्कड़ में हमने छोटा लकड़ा साइज का लिया, 20 mm की लकड़ी ली, तो 20 mm का हम बोर्ड बनाना, छोटा बोर्ड बनाना। जरूरी नहीं है कि हमारे को 8-4 की प्लाई बनानी है, 8-4 का बोर्ड बनाना है, उसके लिए प्रेस बैठानी है। छोटी कोल्ड प्रेस आती है, ये तो कोल्ड है, इसमें पानी का कोई काम नहीं, तो आपको हॉट प्रेस नहीं चाहिए, तो स्ट्रेट अवे 10 गुना खर्चा आपका वहीं कम हो जाता है। एक घर के आगे, जिसे हम स्मॉल यूनिट कहते हैं, वो घर के आगे बैठ के अपन घर के अंदर में लगा सकते हैं ना, इन्वायरमेंट को खतरा है और सर्कुलर इकॉनमी सीधी बैठती है, तो क्यों नहीं बैठते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए मार्केट आज भी जाती है। रॉ मटेरियल कहीं और से आना है, लक्कड़ जाके मुरादाबाद या जयपुर में पैदा नहीं होता है, जोधपुर में पैदा नहीं होता है लक्कड़। लक्कड़ कहीं असम, बंगाल, तेलंगाना के इंटीरियर डीप में पैदा होता है, लेकिन प्रोसेस कहाँ जाकर होता है, सेंटर्स में। क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में भी जब अगर हम कोई सामान लेने जाएंगे तो मोटर हमें एक दूसरी जगह मिलेगी, वही घर का सामान लेने जाएंगे दूसरी जगह, फर्नीचर मिलेगा दूसरी जगह। मार्केट में एक सूख बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, राइट। उसी तरह से हमारे यहाँ इन मार्केट्स में अगरबत्ती की यूनिट्स हम थोड़ी रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन इंजीनियर की हम कोई भी यूनिट रेप्लिकेट नहीं करते। क्यों? मैं बिल्कुल यहाँ पे असहमति मैं करूँगा हमारे प्रीवियस स्पीकर से कि कंपटीशन 100% होना चाहिए और खुला कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन किस पे होगा? प्राइस पे नहीं। चाइना से आज भी प्राइस पे कंपटीशन नहीं है। हम 50% हमारा फर्नीचर आज भी एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से। मैं वुड और बैम्बू दोनों में काम करता हूँ, राइट। बैम्बू में केवल एक संत की वजह से काम करता हूँ और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए राजी रहता हूँ। वुड मेरे को है जो मेरे को अर्निंग, मेरा परिवार, मेरा करियर आगे बढ़ाता है। अब इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आई एम श्योर सर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आप किसी भी एक चीज़ को बैठ के देख सकते हैं। आप दरवाजे का यूनिट लगाओ, फ्रेम का यूनिट लगाओ, आप टाइल का यूनिट लगाओ, जो यूनिट आप चाहें वो यूनिट आप लगाओ। उस यूनिट में आप जिस तरह के प्रोडक्ट चाहें, आप सॉलिड पैनल बेस्ड प्रोडक्ट, यहाँ देखिए सब पैनल बेस्ड प्रोडक्ट है, डिफरेंट थिकनेसेस, तो वो डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट प्रोसेसेस ऐड ऑन होते हैं। ये सभी प्रोडक्ट अगर आप ऊपर की पूरी रेंज देखेंगे, ये टेबल टॉप एक्सेसरीज हैं। जस्ट केवल एक 10 mm के पैनल पे बनाए, 6 mm के पैनल पे बने हैं। अभी ये पैनल शीट भी हो सकती है, प्लाई भी हो सकती है, लेकिन मैं प्लाई को उस एंगल से नहीं देखता जहाँ से हमें दिखाया जाता है। मैं हमेशा बैम्बू को जैसे डेकोरेटिव यहाँ दिखता है, अब प्लाई बनाओ, लेकिन वीविंग मैट जो है वो मशीन मेक होना चाहिए, उसको अंदर डालो, ऊपर में आप फ्रेश लेयर लगाओ, भले वीनियर लगाओ। अपीयरेंस मैटर्स। आप में से 100% एग्री करेंगे। आप एक कोई भी कपड़ा लेने जाओ दुकान पे, आप इतने सारे नुक्स उसमें देखते हैं, तो आप कैसे एज्यूम करेंगे कि मेरे साथ जो फर्नीचर बैठा है, मेरे साथ जो एक्सेसरीज बैठी है, वो एक्सेसरीज लाइकिंग ना हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पैरामीटर वहाँ से हट जाता है, पैरामीटर सब इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि वो उसके साथ में आते ही हैं, वो एड ऑन नहीं है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब हाई वैल्यू एडिशन में जाएंगे, वो भी है। मैं 25 साल पहले ट्रेनिंग करने गया था कलकत्ता में, एक कंपनी को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, आज भी बनाती है, उस टाइम में भी एक सिगार बॉक्स को $1000 में बेचते थे। पीयू कोटिंग जो हम आज भी डरते हैं वाटर बेस्ड पीयू कोटिंग करने से, वो पीयू कोटिंग 1999 में कर रहे थे वाटर बेस्ड। केवल एक चीज़ पे अटक जाते थे कि वहाँ पे कतरा, जो धूल में कतरा रहता है, वो कतरा जाके उसमें बैठ जाता था, कण। मुझे वो चीज़ समझने में 15 साल लगे थे कि ये धूल आती कहाँ से है। तभी
झट से जैसे मैंने अपनी यहाँ से अपनी लंबाई के हिसाब से राइट अपनी ये कुशन को हटाया तो देखा कि जो थाप हम लगाते हैं ये थाप ही कब तक उठाती है, अपने आप धूल नहीं उड़ती है, धूल को एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम उस रूम के अंदर भी होती है। तो जो हाई वैल्यू एडिशन उस टाइम से है वैसे ही हाई वैल्यू एडिशन इस्टेब्लिश्ड है। आपको तो केवल उसमें घुसना है, आपको तो केवल एक प्रोडक्ट चूज पिक एंड इन्वॉल्व। आप जितना देखते जाएंगे, नीचे में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, ये खुद हमारे बीच का ही है, नागपुर का ही है पास में। तो आपको चूज एंड पिक करना है। अभी आप देखें जो आपको इधर में हैंगर के साइड पे 3 तरह के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, शीट्स दिखाई दे रहे हैं, वो लाइकिंग है क्या? अगर आप में से एक भी आदमी पसंद करता है तो कृपया हाथ उठा के अपना बहुमत दे। ऐसे करीब 5-6 सज्जन मिले हैं जो उस पर लाइक करते हैं। मैं खुद उसके पसंद नहीं करता, मैं उसकी फॉर्म को खुद ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक वीनियर लगाओ, वो वीनियर बैम्बू का होना चाहिए। अभी वो वीनियर 3 mm का भी हो सकता है और 30 mm का भी हो सकता है, वो 0.3 mm का भी हो सकता है। वीनियर की फॉर्म हमें बनानी है। और इसके आप ऊपर वाला प्रोडक्ट देखो, उस प्रोडक्ट की रेंज और लाइकिंग और नीचे वाले प्रोडक्ट की रेंज और लाइकिंग, वो नीचे वाले प्रोडक्ट फिक्स्ड हो जाते हैं, ऊपर वाले प्रोडक्ट की रेंज अनलिमिटेड बैठती है। ये मैडम ने ऑलरेडी दिखाया है चारकोल, ये भी सेम एक्सेसरीज है राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप चारों कोनों को देखें, सब पॉसिबल है। अब ये टेक्नोलॉजीज हैं क्या? अगर आप देखेंगे प्राइमरी जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। इसके लिए सैकड़ों हर्षों नहीं तो सदी, ये तो मतलब पुरखों से मिला हुआ है, जिसकी जितनी ज़्यादा पीढ़ी जाएंगे तो श्री राम जी तक पहुंच जाएंगे। ये स्टेब्लिश्ड है, लेकिन हम अटकते कहाँ पर हैं? भारत में हम अटकते कहाँ हैं? हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ रहे बैम्बू सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेके। मेरे को ध्यान है 2012 में जो टेक्नोलॉजी चाइना में यूज़ हो रही थी, 2018 में वो टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी। वहाँ पे 6 फीट की मशीनें 12 फीट हो चुकी थी राइट। जिसमें बंदे का है योगदान, वो खाली कमियां निकालने, क्योंकि उसको अच्छा करना है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, वो चाहिए का हिसाब है, वही सेम चाहिए। आज भी हमारे यहाँ मशीनें, पहले हमारी अगर इंजीनियरिंग देखें, हमारी इंजीनियरिंग बहुत सॉलिड थी क्योंकि हम बहुत भारी चीज़ बनाते थे। आज हम कॉपी करना तो याद रख ले, लेकिन कॉपी में एक ही चीज़ याद रखा कि पैसे के बराबर रहनी चाहिए, उस पैसे के बराबर में सब कुछ छोड़ दिया। तो आज हमारी मशीनों में केवल इतना ही इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जब भी मेरी बात होती है मैं बोलता हूँ कि हमारा बैम्बू बहुत भारी मशीनें चाहिए होती हैं, क्योंकि डिफरेंट बैम्बू और डेंसिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। एक बैम्बू के लिए एक देश पूरा एक बैम्बू ही है, और उस बैम्बू के लिए उसने कोई भी मशीन बना दे सब चलेगा, अपने यहाँ नहीं बैठता। हमें भारी मशीनें करने की आवश्यकता है। हम उल्टा हल्के से हल्के करते जाते हैं, इतना करते जाते हैं कि वो जरा सा हाथ लगाया, एक बैम्बू हार्ड हुआ राइट, टुल्ला की जगह बल्कोर डाला तो मशीन उखड़ के पीछे पहुंच गई। तो वो डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हुआ। 2018 से 2012 से 21 तक एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो मशीन बनाते हैं नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमें करनी चाहिए, तभी, नहीं तो हम अपने देश की मशीनों को कोसते रहते हैं सुबह से शाम तक। ट्रीटमेंट एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे हमें अभी सर ने भी बताया, मैडम ने भी दिखाया, ये एस्टेब्लिश प्रोसेसेस है टिम्बर के, जो सब हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस के ऊपर रॉ मटेरियल का नाम नहीं होता, तो किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग टेक्नोलॉजी वेल प्रूवन एस्टेब्लिश्ड है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पैनल, ये 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी और हमारे देश के FRI से ही निकली हुई टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्रैग करके। वेरियस फॉर्म एंड साइजेस कुछ भी करो, आप पैरेलली लगाओ, आप क्रिस क्रॉस लगाओ, किसी भी फॉर्म में लगाओ। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे कि कुछ संत लोगों का इस सेक्टर से जुड़ना और बदलाव दिखना, वो यहां दिखता है। आप गौर करें ऊपर वाले में और पहली लाइन पे ही कि प्योर क्या है। जो पहली मेरे जैसे बंदे ने जब देखा कि 2011 में, 2001 या 2 के बाद में, मुझे वो समय याद नहीं कि 2011 से पहली बैम्बू की गणना कब हुई थी, लेकिन बैम्बू की गणना जो मेरे को याद है कि 2011 से एक बार हुई है पहले, और 2011 के बाद वो भीली बिसरी यादें जब आने लगी लाइट में, तो 2017 के बाद वो कंटिन्यूटी में बैठी हैं।
तो 2015 के बाद वो सारी चीज़ें कि जो एक सेक्टर को चाहिए होती हैं, रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री को चाहिए, तो रॉ मटेरियल सस्टेनेबिलिटी वो यहाँ से आती है। आप देखिए डेंस फॉरेस्ट कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डेंस फॉरेस्ट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है प्योर फॉरेस्ट में। प्योर फॉरेस्ट का मतलब वहाँ केवल एक ही जंगल है, बांस का जंगल है तो बांस का, साल का जंगल है तो साल का। तो वही ये जंगल यहाँ पर दर्शाता है कि काम हो रहा है, काम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर वो डाटा भी अभी मिल रहे हैं। ये हमें डाटा देता है कि यस इंडस्ट्री पॉसिबल है, छोटी नहीं, मीडियम नहीं, मेगा इंडस्ट्री भी पॉसिबल है इस डाटा की वजह से। ये प्योर फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट जैसे हम सभी जानते हैं कि एक बार बांस का अगर फॉरेस्ट लगाओ और 4 से 5 साल अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो भैया उसकी 2 जनरेशन आप काटते जाओ, एक काटोगे 10 पैदा होंगे, तो मल्टीप्लाई अपने आप होता है। हम अपने बच्चों को ये तो दे के जा सकते हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर अब नीचे आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो डाटा ग्रोथ हो रहा है वो नॉलेज के लिए, वो आगे आप देख ले। अभी हाँ हो गया बस, लास्ट 2 मिनट नहीं, मैं आपसे ज़्यादा मालूम है सर। और एक चीज़ मैं और कहूँ, मैं आप सभी के लिए कहूँगा कि मैं इस बार बहुत खुश हूँ, सच में दिल से खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना मैंने खुद ने पाया है और दिल से पाया है। ठीक है, सीखा मैंने भी बहुत है, इसलिए अपने नाम को यहाँ लेके आया हूँ। लेट अस क्रिएट ए सर्कुलर इकॉनमी, बट इट शुड बी इन माई वे। So let us say, let us create an economy in my way. Please. बोलिए सर। कोई नहीं बोला, नॉट इवन यू। इट शुड बी माई वे। तो उसमें होता क्या है, हम कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के बाद उसके वेस्टेजेस आते हैं। ये इंडस्ट्री का कोर है। आगे वाले जो 3 पॉइंट है यही कर्क्स है। समस्या भी यही है, समाधान भी यही है, राइट? आज भी यही है और कल भी यही होगा। तो एक बात जो बाद में आने वाली थी वो अभी है, यही समय है, सही समय है। तो आप ये देखें कि उन वेस्टेजेस पे हमें टेक्नोलॉजी को लेके आना है, जहाँ पे इवेल्युएशन मशीन्स में, प्रोसेसेस में होना है, जिससे वेस्टेजेस मिनिमाइज हो। और जो कार्बन इकॉनमी है वो तभी होगी जब रीजनरेशन करेंगे। रीजनरेशन बैम्बू ऑटोमेटिकली अपने आप होती है, तो हमारी सर्कुलर इकॉनमी अपने आप को सिद्ध करती है। ये डाटा जो हर किसी को चाहिए होता है, मैं भी इस बार दिल खोल के अपनी चीज़ें से बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें जो मैंने यहाँ पे केस के जरिए दर्शाया है। आप 20% के ऊपर पूरी कॉस्ट करते हैं हमारे सेक्टर में। आप अगरबत्ती लेंगे तो किससे पूछेगा 20% कहाँ, 15% भी उसमें से मिलता नहीं है माल, तो बाकी का 85% जाता कहाँ है? वो यहाँ जाता है। और ये डाटा एक्चुअल है, प्रोसेस्ड है। आप अपनी फैक्ट्री में अगर करते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में इसको सिद्ध करके बता सकते हैं कि हाँ ये है, ऐसा ही होता है। अभी इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ उंगली का। हमारे पीछे नाखून है, ये नाखून बांस की छाल हुई, जो ग्रीन पोर्शन है, हार्ड स्किन है, वो छाल को अलग करते हैं। जो अगरबत्ती बनाने वाला सेक्टर या स्टिक बनाने वाला सेक्टर है, उसको आप देखो, उसकी मजबूरी क्या है। अब ये छाल को अलग किया, तो ये अलग करने में ही आप देखो कितना चला गया, 3.4, जो लगभग आधा माल बैठता है। अगर हम इसको जाएंगे कि 25% केवल और केवल यही है, यहाँ पे 34% बैठ रहा है, क्योंकि 10 किलो का सीधा 3.4 kg है। अगर हम मोटे नंबर में भी ले लेंगे, 30% केवल यही छाल है। और इस छाल का यूज अगर वो अगरबत्ती बनाने में आप करो, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 जिस थिकनेस की छाल चाहते हो निकाल सकते हो और डायरेक्ट अगरबत्ती में डालो। तो कहाँ आप 10 रुपये से और की लागत का माल और 2 रुपये ही बना रहे थे, यहाँ आप केवल 3.5 रुपये की लागत से और 2 रुपये बनाएंगे तो कितना मेरा घाटा कम होता है, कितनी इकॉनमी बढ़ती है।
और इसी चीज़ को जब हम आगे लेके चलते हैं कि इसका जो फैक्टर है, तो आप इस डाटा को देखेंगे जय श्री राम। तो अभी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हमारी जो साइकिल है वो पूरी की पूरी साइकिल हमारी 20% के ऊपर आके बैठ जाती है। यही सर्कुलर इकॉनमी है कि जहाँ पर जो छाल है, जो स्किन है, जो नाखून का ऊपर वाला हिस्सा है, जो बैम्बू का बताया, वो हमारा एक यूज़ होना चाहिए जो 35% है, जिसको डायरेक्ट अगर हम स्टिक बनाने में या दूसरी इंडस्ट्री पे लेते हैं या मैट वीविंग में भी लेते हैं तो हमारी वो यूटिलिटी और बढ़ जाती है। सेकंड, जब हमारा जो स्किन है, हम स्किन निकालते हैं सामने वाला और उसके ऊपर से जो छालन निकलती है, उस छीलन और स्किन को मिला के जब हम जाते हैं तो टोटल 53% यूजेबल मटेरियल है जो आज के टाइम में वेस्ट हो रहा है। और यही वेस्ट उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक रहा है हमारे देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर कोई ये कहता है कि हर इंडस्ट्री लगाने वाला, मीडियम हो या स्मॉल हो या लार्ज स्केल की बात करता है, तो ये कहता है कि सारी चीज़ मैं लेके चलो। ऐसा नहीं होता कहीं पर भी, और हमारे सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं होता कि हम सारी चीज़ अपने आप मैनेज कर लेंगे। हमें ये 53% बहुत जो वैल्यू है इसको लेना पड़ेगा। वो हम ले कैसे सकते हैं? दैट्स अगेन माई वे। वो क्या होता है कि योर वेस्ट इज माई रॉ मटीरियल, दैट इज द सॉल्यूशन एंड दैट इज अ ग्रीन सॉल्यूशन। ये होएगा कैसे? जब हम एक सारी तरह की ये इंडस्ट्री, लास्ट पॉइंट सर ये राइट, और यही तो है, अगर हम इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। प्लीज, महत्वता मुझे भी समझ आ रही है। अभी ये कर्क्स ये है कि हमारे को ये सारी चीजें जो इकोनॉमी है, जो हमें बजट में लानी है, जहाँ पे प्रोडक्ट भी बजट में आए, कॉस्ट भी आए और क्वालिटी पे हम लोग आपस में compete करें और इस लेवल पे करें कि एक्सपोर्ट चल के हमारे दरवाजे पे आज खड़ा है, वो कहे यस मिलियंस ऑफ पीसेस। 5 मिलियन पीसेस का तो 2 साल पहले मैं खुद दे चुका हूँ अपने देश को कि 5 मिलियन भैया रेडी है, आओ देओ बनाओ 5 मिलियन एक्सपोर्ट्स। तो जो अपन ने दिखाया रेडी है। तो ये सब इंडस्ट्रीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? जब हम इन सबको समायोजित एक जगह पे लेके आते हैं। बांस एक फैक्ट्री पे आया, उसने स्किन निकाली, वो दूसरी को दे दी। अगरबत्ती स्टिक्स को स्किन दिया, ग्रीन स्किन। जो बचा हुआ सब कचरा है, ऊपर का टॉपिक काट रहे हो, नीचे का आप जड़ काट रहे हो, और जो स्किन प्रोसेस करने से निकाल रहे हैं डस्ट, वो शर्ट बनाने के लिए आपने एक ब्रिकेटिंग पैलेट को दे दी या पैलेट को दे दी, जिससे एनर्जी कन्वर्ट होकर वापस आपके पास आ रही है। अभी अगर आप इससे बोलो कि मेरे को पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री या एमडीएफ फैक्ट्री बनेगी, ऐसा नहीं होता। वो इतना रॉ मटेरियल नहीं है जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसी को देखते हुए हमें ये सारी फैक्ट्रीज कब बैठेंगी, और सीएफसी का सेंटर जो हम बोलते हैं कि वो सीएफसी का सेंटर हमारे लिए केवल बैम्बू पार्क में बैठता है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं, सामंजस्य ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यही कक्स है कि हम इंडस्ट्रीज को एक जगह पे लाके और वहाँ पे रखें, वहाँ पे एक पैनल बनावे, राइट, जो समायोजित होता है बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क में, जहाँ पे ये सिद्ध होती है क्वांटिटी और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। आपका बहुत बहुत आभार, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा संत आर्किटेक्ट श्रीमान सुनील जोशी जी को और राहुल देशमुख जी को और सभी लोगों को। और ये नाम ही अपने आप में कि एडवांटेज विदर्भा, और आदरणीय श्रीमान गडकरी सर को हम तो कुछ भी नहीं कहने के लिए, लेकिन फिर भी ये सोच अपने आप में इतनी बड़ी है जो हमारे को प्रफुल्लित करती है। जय श्री राम। थँक्यू सर. आपल्यामध्ये आता नितीन गडकरी सर आलेले आहेत. मी सुनील जोशी सरांना विनंती करतो की त्यांनी मोमेंटो संजय सिंग सरांना द्यावा. धन्यवाद. आणि
एक थीम सॉन्ग बांबू थीम सॉन्गचं इनॉग्रेशन गडकरी साहेबांनी त्यांच्या हस्ते करावं ही मी त्यांना विनंती करतो.